भाई वो कहते हैं ना कि अगर आप बैटलफील्ड में उतर रहे हो, युद्ध में उतर रहे हो, तो तैयारी हर तरीके की चीज को फेस करने की होनी चाहिए। पूरे नंबर उस आंसर में मिलते हैं जिसमें आपने हर एक पॉइंट को सही तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। आधे अधूरे शब्द लिखकर क्या होगे, नंबर मिलेंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। अब ये जो देखो लाइन आई है ना कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड मतलब अप्रिशिएट करना ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। दो तरीके की आइडियोलॉजी चल रही है यूरोप में। एक लिबरल आइडियोलॉजी है जो खुले विचारों में बिलीव करते हैं, और एक कंजर्वेटिव आदमी है जो पुराने तौर तरीकों में ज्यादा बिलीव करता है, जैसे राजा की सरकार है, इस टाइप की चीजें। तो स्वतंत्र होने तक तो दिक्कत नहीं आती, इंडिपेंडेंस की फाइट करना बुरी बात नहीं है, सबको इंडिपेंडेंट होने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन दिक्कत तब आई जब ये स्टेट्स आपस में बहुत जेलस थे, आपस में एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करना। भाई वो कहते हैं ना कि अगर आप बैटलफील्ड में उतर रहे हो, युद्ध में उतर रहे हो, तो तैयारी हर तरीके की चीज को फेस करने की होनी चाहिए। जब पहले राजा महाराजा कभी युद्ध में उतरते थे तो यार वो हर एक चीज को ना एकदम प्रॉपरली कैलकुलेट करके, एनालाइज करके, अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ को पता करके उसके बाद वहां पे कूदते थे, है ना। और वो इसलिए ताकि बैटलफील्ड में कुछ भी ऐसा ना मिले कि जिससे आप अनजान हो, जिससे आप अनअवेयर हो, और वो फिर आकर के आपका भारी नुकसान कर जाए, है ना। तो कैसे मेरे सारे दोस्त, कैसे मेरे प्यारे बच्चे, क्या हालचाल मेरे डोगेश के प्यारे दोस्तों और हमारे डीके समोसा भंडार के को फाउंडर्स, बहुत सारे फाउंडर्स है ना। तो बेटा देखो ऐसा है कि हम सबको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th का एक बड़ा प्यारा सा इवेंट होता है आपके लाइफ का, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपको एक बढ़िया एक्सपोजर देके जाता है, और सबसे और खास और इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपकी नॉलेज को टेस्ट तो करता ही करता है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा करके जाता है ना। और जब हम बोर्ड एग्जाम से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव पेपर हो, चाहे आपका नॉर्मल सब्जेक्टिव टेस्ट हो आपके स्कूल का, तो जो तैयारी है वो ऑलराउंड होनी चाहिए। अब आज अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले तो यार हमारे सारे बच्चों का एकदम दिल से वेलकम है फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आज आप क्या लेके आए हो, क्या स्पेशल है आज के बारे में, क्या हम रिवीजन करेंगे, क्या हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, क्या हम सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे, ऐसा क्या करने वाले हो, क्या स्पेशल है। देखो कुछ बच्चों को आइडिया लग गया होगा, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है दैट इज आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है इतिहास यानी हिस्ट्री, जिससे तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता है ना। चलिए तो बेटा देखो एक बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सी बात है कि हम लोग जब किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, मैं सोशल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की बात कर रहा हूं, और खासकर ये बात उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या जिनके स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब फॉलो की जाती है, ये बात उन सारे बच्चों से है। हम लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दुनिया जहान की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो किताब हमारे स्कूल में चल रही है, जो किताब हमारा बोर्ड चला रहा है, उस किताब के सवालों को हम कभी देखते ही नहीं, उनका वैल्यू ही नहीं समझते और उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और यहां पे आप पॉइंट देते हो सामने वाले को कि वो आकर के आपको कंफ्यूज कर जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे सारे कंफ्यूजन्स को लगाते हैं फुल स्टॉप इस प्यारे से सेशन के साथ, इस प्यारे से वीडियो के साथ। तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही है, ये वीडियो आपका कोई बहुत लंबा नहीं है कि 2.5-3 घंटे का वीडियो नहीं यार, बिल्कुल ऐसा वीडियो नहीं है, छोटा प्यारा सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड बिलीव मी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे बच्चों के साथ, वो है कि आप एनसीईआरटी की किताब के पीछे दिए गए जो सवाल होते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं, उनको आप मिस आउट कर देते हो, वो आप नहीं करोगे। तो बिलीव मी गाइस, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो जो एनसीईआरटी के बैक के जो खासकर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी किताबों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तब सवाल बहुत सिंपल है कि आज हम क्या करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स कवर्ड बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, ठीक है। देखो चैप्टर आपने नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत बार पढ़ा होगा, मल्टीपल वीडियोस से पढ़ा होगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार चैप्टर बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन कभी कभी जो सवाल है, जो क्रूशियल क्वेश्चंस है, वो हम कई बार मिस कर जाते हैं। आपके साथ एक मजेदार बात बताऊं आपको, क्या है सबसे मजेदार बात यह है बेटा कि जो आपका सीबीएसई है ना, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल कहीं भी अंधा उठा के क्वेश्चन पूछता है? नहीं यार, अगर तुम ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सीबीएसई आपके साथ खेलता है थोड़ा सा। वो क्या करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आओ मैं इस बात को समझाता हूं, थोड़ा क्वेश्चन समझोगे, देखोगे तो तुम्हें शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, मैं सीधा 5 नंबर का लेके आया हूं। वैसे तो कई सारे नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, लेकिन सीधा मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस उठाए हैं। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या था, सिंपल सीधी भाषा में समझो, ठीक है। चलिए दूसरी बात, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। ये दिल्ली सेट 2017 क्वेश्चन है। चलिए, या फिर एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अगेन 2016 में दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर 2016 क्वेश्चन की नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो एक्सप्लेन द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यही सवाल था। अब इन्होंने क्या किया कि नो डाउट इसको उठा के इतना स्टेटमेंट बना के आगे लिख दिया एनालाइज। बच्चा कंफ्यूज हमारा। अच्छा अब देखो 2017 फॉरेन सेट मतलब वो सीबीएसई स्कूल्स जो मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ रहते हैं तो वहां पे भी पेपर जाता है, तो वहां पे सवाल पूछा गया एग्जामिन द नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी। यानी सिंपल सी बात है, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन है। अब उसको नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस कह लीजिए या बिल्डिंग ऑफ जर्मनी कह लीजिए या आप कह लीजिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सवाल सिंपल है लेकिन उसको घुमा के पूछा है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 2015 में सीधा सीधा पूछ लिया। फिर आप देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन 2015 में सीधा सीधा पूछ लिया। तो सवाल बहुत सिंपल है यार। अभी क्या है कि आपसे पीवाईक्यू में जितने भी पुराने साल के क्वेश्चन आए हैं उसमें सवाल आपसे पूछ रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा है। और सबसे मजेदार अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को खोल के देखिए, आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, ठीक है। और आपको ये जो सवाल पूछे गए ना घुमा घुमा करके, इनका सिंपल फॉर्मेट आपको एक्सरसाइजेस में ही मिल जाएगा। और दिखाता हूं कैसे। देखो अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, अगर आप और पीवाईक्यू निकालने जाओगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत कुछ आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये देखो अब यहां पे तो देखो बहुत सिंपल है, मजीनी, कैमिलो केवर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बहुत बार आता है बोर्ड्स में, रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल स्ट्रगल्स, ये थोड़ा कम पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आप देखो तो आपने अपनी आंखों से देखा कि पिछले कई सालों में क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है कि व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। मल्टीपल टाइम और लगातार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। क्वेश्चन कहां से आया है? एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस से, जो हम कई बार मिस कर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है भाई, ठीक है। चलो हु वर मरीन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन व्हिच दे वर पोर्ट्रेड। फीमेल एलिगेरी पे क्वेश्चन आया कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, कहां से आया? एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल फॉर्मेट है, वहां पे आपको थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि फीमेल एलिगेरी बता दीजिए, जर्मनी की, फ्रांस की, ऐसे करके, ठीक है। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, सिंपल 1 लाइन में पूछा और वही इन्होंने जो है थोड़ा घुमा के पूछ लिया। एक्सप्लेन द नेशन स्टेट प्रोसेस इन जर्मनी, है ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन जर्मनी, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। चलिए आइए 5वें पे आते हैं। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट। अब देखो यही क्वेश्चन है और इन्होंने कितना घुमा के पूछा है कि नेपोलियन ने इतना 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 कर दिया। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है कि बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन वही था, लैंग्वेज चेंज किया यहाँ पे, और आया कहां से? क्वेश्चन नंबर 5 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप समझ में आ रहा है भाई कि कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को यहाँ पे करना, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, क्वेश्चन कई बार आया है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स पे। चूज 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर पे क्वेश्चन कई बार आया है कि नेशनलिज्म ग्रो करने में कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। कोई भी 2 कंट्रीज पे फोकस डाल के आप उनका यूनिफिकेशन समझा दीजिए। इटली जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी ब्रिटेन ले लीजिए, या उसको आप अलग तरीके से बोले तो यूनिफिकेशन अलग अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस वाले पार्ट का, ठीक है। और ये आता है आपका बाल्कन वाला। बाल्कन बिकेम एन एक्सप्लोसिव रीजन आ जाए, बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ अल्टीमेट टेंशन, ऐसा कुछ भी करके आ जाए, बट क्वेश्चन तो यार यही है, ठीक है। और ये वो पार्ट है जो हम मैक्सिमम बच्चे मिस करते हैं। दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत आती है कि स्कूल में हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, मैम भी आपके कई सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, लेकिन हम कभी स्पेसिफिक बोल के ये चीज डिस्कस नहीं करते कि चलो आओ आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है और दैट इज द रीजन कि इस वीडियो को स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बेटा डिजाइन किया है, ताकि हम लोग ऐसी कई सारी वीडियोस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी के अंदर के सवाल है बेटा, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस के सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन सब को विद आंसर्स कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है इसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
एक और इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, आई गेस कहाँ गई, चलो। तो अगर आप कभी भी आप सीबीएसई बोर्ड में जाके देखोगे तो बच्चे कहते हैं सर पूरे नंबर कौन सा आंसर मिलते हैं। बेटा पूरे नंबर उस आंसर में मिलते हैं जिसमें आपने हर एक पॉइंट को सही तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। आधे अधूरे शब्द लिखकर क्या होगे, नंबर मिलेंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। तो आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का। अब देखो एनसीईआरटी के सारे सवाल मैंने लिख लिए यहाँ पे बढ़िया से एकदम, तो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1 गुसिपी मजीनी, कि भैया मजीनी कौन था। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यार। जब हम पढ़ते हैं आपको याद होगा कि एक समय ऐसा आता है यूरोप के अंदर, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, उस यूरोप में बहुत सारे देश हैं। यूरोप के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यूरोप के अंदर जो राजा हुआ करता था, है ना, जनरली जो राजा था और उसकी जो सरकारें थी, गवर्नमेंट्स थी, वो बहुत ऑटोक्रेटिक इन नेचर थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जब आप सिर्फ अपनी मनमानी चलाते हो, जो आपके मन में आता है वो करते हो, सामने वाले की जरूरतों को आप सुनते भी नहीं। और इसमें जो एक्चुअली सबसे ज्यादा बर्डनड आदमी था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ था, चाहे टैक्सेस देने का हो, चाहे अपने अधिकारों की लड़ाई का हो, वो था आपका एक कॉमन आदमी, एक कॉमन पर्सन। और आप देखोगे कि धीरे धीरे जब वो कॉमन पर्सन एजुकेट होता है, पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, चीजों को एनालाइज करता है, तो कॉमन आदमी आवाज उठाता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको समाज में सडन चेंजेस चाहिए थे। ये बहुत समय तक रुक नहीं सकते थे, ये चाहते थे कि समाज के अंदर क्विक बदलाव आए। और जब आप कभी भी ऐसे क्विक बदलाव वाली आइडियोलॉजी के साथ बढ़ते हो आगे, तो आप एक क्रांतिकारी बनते हो, आप एक रेवोल्यूशनरी बनते हो। जब हम मजीनी की बात करते हैं तो 1830 यानी 1830 की बात की जाए तो साल 1830 में गुसिपी मजीनी ने ट्राई किया था क्या करने का बेटा, सिंपल सी बात है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाने का जहां पे इटली को यूनाइट किया जाए, इटली को रिपब्लिक बनाया जाए। अब यहां मजीनी के बारे में आप और भी बातें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिख सकते हैं कि वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिनका जन्म हुआ था जेनुआ के अंदर 1807 में। इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज को यहाँ पे फॉर्म किया था। ये चाहते थे कि इटली को यूनाइट किया जाए, बिकॉज इटली अगर आप देखेंगे तो जिस जमाने की बात की जा रही है, जिस जमाने में मजीनी का अप्रोच था, उस टाइम पे इटली कोई यूनाइटेड कंट्री जैसा नहीं था। इटली आप कह सकते हैं एक जोग्राफिकल पीस ऑफ लैंड है जो कई सारे हिस्सों में डिवाइडेड है, और हर एक हिस्से को रूल कोई और बंदा कर रहा है ना। एक ही मात्र हिस्सा ऐसा था सार्डिनिया का जो स्टेट था, जिसको एक इटालियन आदमी रूल कर रहा था। अब हम जब भारत में रहते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं ना कि हमारे देश को एक भारतीय बंदा रूल करे। अब हमारे देश को रूल करने के लिए कोई अमेरिकन या कोई इंग्लैंड का बंदा आ जाए तो हमको तो पसंद नहीं आएगा। तो इटली के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इटली बहुत ज्यादा डिवाइडेड था अलग अलग पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को कोई और इंसान रूल कर रहा था, और ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मजीनी कहते हैं कि यार एक इटालियन क्रांतिकारी जो चाहते हैं इटली को यूनाइट करना। जन्म की बात करें, जेनोआ नाम के शहर में इनका जन्म हुआ 1807 के आसपास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना स्टार्ट की थी। तो सीक्रेट सोसाइटी बेसिकली बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो संगठन है जो सरकार से छुप करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां दे सकते हैं कि ही आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली। ठीक है, एक यंग इटली थी, उसके अलावा आप देखोगे कि एक यंग यूरोप भी फॉर्म हुई थी, और वो इसीलिए किया गया था ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाए। डन, चलिए, तो इस तरीके से पॉइंटर्स आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए अगली बात, काउंट कैमिलो डी केवर। कैमिलो डी केवर कौन थे? देखिए केवर का नाम हम सब जानते हैं। केवर को अगर हम बात करें तो केवर वो बंदा है जिसने एक बड़ा जबरदस्त मूवमेंट लॉन्च किया था इटली को यूनिफाई करने के लिए। भाई ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही ये डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं केवर वो बंदा है कि जो डेमोक्रेट मतलब आप कह सकते हैं ना कि ये वो बंदा है जो डेमोक्रेसी लाना चाहता है इटली में, नहीं है। इसको राजा से दिक्कत नहीं है, ये इसका सिंपल सा लॉजिक है कि राजा रहे, जो ओवरऑल इंचार्ज है वो किंग ही रहे, लेकिन किंग जो है काफी सारी चीजों के लिए अधिकार दे, राइट्स दे। ठीक है, तो ये उसका सपोर्टर है। तो केवर को इसलिए हम कहते हैं ना तो एक क्रांतिकारी है ना ही डेमोक्रेट है। केवर को कई बार बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज बिस्मार्क अगर आप देखोगे, बिस्मार्क वो बंदा है जिसने जर्मनी को यूनिफाई करने में, जर्मनी को एक करने में बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया था। और वैसे ही कुछ रोल अगर आप देखेंगे तो केवर भी यहाँ पे प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं इटालियन यूनिफिकेशन की। ठीक है, तो केवर मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए जो सार्डिनिया के राजा थे उनके खास मंत्री या वहां के चीफ मिनिस्टर आप कह लीजिए, जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे, मतलब हर तरीके से इटली को एकजुट करने का। और बिलीव मी गाइस, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है यार ये। ठीक है, आप इसके टैक्टिक्स देखोगे ना आपको मजा आएगा देख करके किस तरीके से इसने चीजों को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अभी हम आगे इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक डिप्लोमेटिक अलायंस है ना के थ्रू और एक मॉडर्न आर्मी के थ्रू जो है सार्डिनिया
ने क्या किया बेटा, बाकी ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट किया, और डिफीट करने के साथ ही काफी सारा हिस्सा इनके अंडर से ले भी लिया। तो इनफैक्ट आप कह सकते हो ये वो इंसान है जिसने इटली को एक्चुअली यूनिफाई करने में बहुत बड़ी रोल प्ले किया। ठीक है, चलिए और भी पॉइंट्स आप यहाँ पे केवर के बारे में लिख सकते हैं। मैंने 3 पॉइंटर्स आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिए। ठीक है, आप अपने भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो बेटा ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं ये रिजिड आंसर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। आपके पास 1-2 पॉइंटर्स और हैं, आप वो पॉइंटर्स लिख लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अराउंड आपको आंसर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला सवाल अब आता है, देखिए द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो डो नो डाउट अब ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी दे दूं यहाँ पे। देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए ग्रीस के साथ दिक्कत क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रीक हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कभी जाके ग्रीस का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, तो ये कहानी ऐसा नहीं है कि एकदम से शुरू हो जाती है, नहीं यार। ये कहानी शुरू होती है आपके बाइजेंटाइन एम्पायर के फॉल से। बाइजेंटाइन एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर का एक पार्ट, आसान लीजिए एक तरीके से, सिंपल भाषा में समझाओ तो बाइजेंटाइन एम्पायर वो जगह है जो आज के जमाने में, मतलब जहां पे आप देखोगे ना एक देश है तुर्की करके, तो तुर्की जो है भारत के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं है टर्की के साथ एट द मोमेंट। तो अगर आपको याद हो टर्की में टर्की का जो कैपिटल है दैट इज इस्तांबुल, तो इस्तांबुल का नाम पहले इस्तांबुल नहीं था, वो चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो तुर्की का जो मतलब पहले वो तुर्की भी नहीं था एक तरीके से। तो अगर आप देखोगे कि जो पहले क्या होता है कि वहां ग्रीस वाले पोर्शन में बहुत सारे जो आपका बाइजेंटाइन एम्पायर था, ठीक है, वो बेसिकली क्रिश्चियन डोमिनेटेड था, यानी वहां ईसाई लोगों का एम्पायर था, ईसाई लोग राज करते थे। सो काफी सारे क्रिश्चियंस वहां पे रहा करते थे। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, आपने एक और शब्द सुना होगा अपने चैप्टर में, दैट इज ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य। अब ओटोमन अगर आप देखोगे तो ओटोमन साम्राज्य स्टार्ट होता है एक बड़े जबरदस्त कह सकते हैं फाइटर रूलर से, जिनका नाम उस्मान था, जिसको वेस्टर्न लोग उस्मान नहीं बुला पाते थे, मिसप्रोनाउंस करते थे, तो वो नहा से नाम ओटोमान ओटोमान कहते थे। ठीक है, तो वहां से नाम जो है ओटोमान आपका काफी ज्यादा तक पॉपुलर हो गया। ठीक है, अब ये जो बंदा था उस्मान या ओटोमान आप कह सकते हैं, ठीक है, सो वन ऑफ द वेरी फियर्स वॉरियर था। अब इसने धीरे धीरे अपना जब साम्राज्य मतलब अपना किंगडम स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, फिर आप कहते हैं कि इन्होंने फिर बाइजेंटाइन एम्पायर को एकदम हरा दिया, बिल्कुल डिफीट करके भगा दिया एक तरीके से, और बाइजेंटाइन एम्पायर उस टाइम तक काफी वीक भी पड़ने लगा था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जब ये ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और ग्रीस वगैरह के इलाके पे कब्जा करता है, सो बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस थे जो कि वहां से निकल निकल के यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भाग जाते है ना, डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मार दिया जाए। अगर आप देखोगे तो ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य है ना, इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक रूल था। और वही अगर आप ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में पहले कौन रहते थे, बहुत ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते थे। तो अभी वो ना रिलीजन का फाइट आ गया यहाँ पे। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे ओटोमन साम्राज्य यानी ओटोमन जो आपका किंगडम है उसका पावर एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग अपना लिटरेचर किताब विताब लेके सब यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भाग रहे हैं। आपको याद होगा कि ये जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब इसमें एक बड़ी प्यारी लाइन आती है कि जो यूरोपियंस थे वो मतलब कहते हैं वो ग्रीस को कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रीस को बहुत ज्यादा उसको क्रेडिट देते हैं कि अगर हमारा आज जो सभ्यता हमारी बनी है, जो सिविलाइजेशन हमारा बना, क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, ये वर्ड आता है आपके एनसीईआरटी में, तो ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्रीस को। और क्रेडिट क्यों जाता है अगर आप देखोगे तो, आप अगर इतिहास को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो 13th 14th 15th सेंचुरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो उस टाइम पे यूरोप में एक बड़ा तगड़ा मूवमेंट चल रहा था, उसको हम रेनेसा कहते हैं। ठीक है, रेनेसा मतलब रिवाइवल किसी चीज का, ठीक है, एक नई शुरुआत एक तरीके से। तो उसमें बहुत बड़ा रोल ये जो ग्रीक ऑथर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रीस, मैं एक बैकड्रॉप बता रहा हूं आपको इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रीक लोग क्या होते हैं, वहां से भाग भाग करके जब यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो अपने साथ काफी सारा वैल्यूएबल लिटरेचर भी लेके आते हैं। अभी कुछ ग्रीक लोग ऐसे हैं जो अभी भी ग्रीस वाले पोर्शन में बसे हुए हैं। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, समस्या किस बात की है कि जब राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, ठीक है, और रेनेसा वो मूवमेंट था, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। रेनेसा वो मूवमेंट था जब लोगों को ना सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि जो हमारे साथ हो रहा है इतना टाइम से वो गलत हो रहा है और हमें आवाज उठानी चाहिए उसके अगेंस्ट। तो कहते हैं ना एक थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज हुआ था, और राष्ट्रवाद की भावना, खासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से अगर आप देखोगे तो राष्ट्रवाद की भावना तो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। लोग चाहते हैं कि अभी एक यूनाइटेड कंट्री हो जहां पे एक जैसे लोग रहें, जिनका कल्चर काफी सिमिलर सा हो, मिलता जुलता सा हो। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, धीरे धीरे यूरोप के कई सारे हिस्सों में फैल रही है और ग्रीस भी उसमें से एक है। ठीक है,
अब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग अपनी मदरलैंड में रहते थे वो डेफिनेट सी बात है अपनी मदरलैंड को वापस कैप्चर करना चाहेंगे, वापस उसमें आना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ग्रीस के बाहर से ग्रीस के अंदर मतलब फाइट करने वाले, इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं उनका सपोर्ट क्या करते थे। तो ऐसे लोगों को आप राष्ट्रवादी लोग कह सकते हैं, नेशनलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीक नेशनलिस्ट, तो बहुत सारे से ग्रीक नेशनलिस्ट थे जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में तो थे, लेकिन वो बाहर से इनको, जो ग्रीस के अंदर रह रहे लोग, इनको धीरे धीरे सपोर्ट करते थे, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो ग्रीस का मैंने क्या बताया, इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। अब क्या हुआ, जब रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यानी क्रांतिकारी आइडियाज, राष्ट्रवाद के आइडियाज जो थे यूरोप में फैलने स्टार्ट हुए, तो ग्रीस के अंदर भी ना एक वो जज्बा आया कि यार अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, बहुत हो गया। और खासकर मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रिलीजियस प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रिलीजियस प्रॉब्लम है, बिकॉज ग्रीस में जो लोग हैं, अभी भी जो बचे हुए लोग हैं पुराने टाइम के, वो क्रिश्चियंस हैं। और ग्रीस अभी एक ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एम्पायर है, उसका हिस्सा बना हुआ है। तो पहली बात, इनका क्लियर एंड कट मांग यही है, डिमांड यही कि भैया हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए इंडिपेंडेंस, हम नहीं रह सकते मुस्लिम एम्पायर के अंदर। डन। अच्छा, अब क्या होता है कि नो डाउट ओटोमन एम्पायर काफी सारे मॉडर्नाइजेशंस करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम दबा के रख रहा है इनको, बिल्कुल बिल्कुल कहते ना आवाज भी नहीं उठाने दे रहा। तो बहुत सारे ये करता है, मतलब चेंजेस करता है, मॉडर्नाइजेशन लेके आता है जिससे लोग थोड़ा डेवलप करें। लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि आजादी पाने का जो चाह है वो खत्म नहीं होती, और वही ग्रीस के साथ है। तो ग्रीस अभी क्या है कि ओटोमन साम्राज्य के अगेंस्ट ना रिवोल्ट कर रहा है। ग्रीस क्या कर रहा है, विद्रोह करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रवादी आइडियाज घुस गए, क्रांतिकारी आइडियाज घुस गए। तो ग्रीस में एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है, इसको आप कहते हैं 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ये जो देखो लाइन आई है ना कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड, लॉडेड मतलब अप्रिशिएट करना, ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसके पीछे का बैकड्रॉप वो था कि जब अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग भागे, तो उसके चलते आप देखोगे कई सारे आइडियाज डेवलप हुए पूरे मतलब यूरोप के अंदर, राइट। चलिए, अच्छा अब क्या हुआ कि बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स आएगा, अब समझना किस तरीके से राजनीति चलती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, फिर हम आगे क्विकली करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर, सॉरी ये क्या बोलते हैं आपको, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम वाला फैक्टर है, ठीक है। मतलब वही रिलीजन वाला फैक्टर है, क्रिश्चियन और मुस्लिम वाला, कि भैया ग्रीस में काफी लोग क्रिश्चियन है और ओटोमन एम्पायर मुस्लिम है। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसकी भूमिका को एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, और वो है आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन, आपको पता है कि ब्रिटेन पूरा क्रिश्चियन डोमिनेटेड समाज है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब अच्छा, ब्रिटेन की चलती भी काफी थी। ब्रिटेन की अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में देखोगे, है ना, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है आपका, उसमें ब्रिटेन का बढ़िया धौस चलती थी उस टाइम पे, मतलब ब्रिटेन को माना जाता था, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब ये स्ट्रगल स्टार्ट होता है ग्रीस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमन साम्राज्य को धक्का तो लगेगा, बिकॉज ऑटोमन साम्राज्य को डर है कि कहीं ग्रीस उसके पास से ना चला जाए। तो ये क्या करता है, ये अब इस स्ट्रगल को ना फोर्सफुली दबाने का ट्राई करता है। और जहां ये फोर्सफुली दबाने का ट्राई करता है, वहां पे आता है ब्रिटेन का सपोर्ट, वहां पे आता है ब्रिटेन का पीछे से बैक सपोर्ट, बिकॉज ब्रिटेन बहुत पावरफुल है इस टाइम पे। अगर आप ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटेन को कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे ब्रिटेन अच्छा खासा पावरफुल स्टेट है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट हुआ है कहां पे, ग्रीस के अंदर, उस स्ट्रगल को दबाने का ट्राई कौन कर रहा है, ओटोमन कर रहे हैं। लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, अभी ब्रिटिशर्स करने लगते हैं। तो जहां ब्रिटिश सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं ग्रीक लोगों को, ग्रीक्स का जो पक्ष है, ग्रीक्स का जो साइड है, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है। चलिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यार खो जाएंगे कहानी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, तो आप देखो, तो मैंने आपको यही बताया ना कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, रिवोल्यूशनरीज थे, उनको सपोर्ट मिलने लगा ऐसे ग्रीक से जो कि यूरोप के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं। लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है जब अपने आप होम टाउन को छोड़ के फोर्सफुली आपको कहीं और दूर जाके रहना पड़े। जैसे अगर हम बात करें जो प्रभु श्री राम है हमारे, है ना, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि ही लिव्ड इन एग्जाइल, है ना। एग्जाइल मतलब अपने राजपाट से, अयोध्या से बहुत दूर 14 वर्षों तक वन के अंदर घूमना, भटकना, वही तरीके से 14 वर्ष का वनवास उन्हें झेलना पड़ा था। सो दैट इज कॉल्ड एज एग्जाइल, कि आप अपने घर बार को छोड़ करके, अपनी मदरलैंड को छोड़ के आप कहीं और रह रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गया यहां तक। चलिए, तो ऐसे अगर आप देखोगे कि जो ग्रीक्स बाकी हिस्सों में रह रहे थे, उन्होंने चुपचाप से वहां पे ग्रीस के अंदर रहने वाले जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। प्लस मैंने आपसे क्या बताया कि एक कंट्री का जिक्र नहीं किया जाता एनसीईआरटी में, दैट वाज ब्रिटेन, हमने बताया, और वही वाला प्रॉब्लम है रिलीजन वाला। तो अगर आप देखोगे साथ ही साथ बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, है ना, खासकर ब्रिटेन, जो कि ग्रीक से बहुत सिंपैथी रखते थे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ग्रीक लोग में भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है अगर उन पे जुल्म हो रहा है तो होता है ना कि यार हम अपने रिलीजन वालों को हम सपोर्ट करते हैं, तो उनका सपोर्ट भी इनको यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है।
फाइनली जो बैटल है चलती रहती है ना, एंड में ओटोमन वीक पड़ जाता है। मैंने आपको बताया ब्रिटेन बहुत जबरदस्त पावर थी और ओटोमन वीक पड़ता है, और यहाँ पे एक संधि होती है, संधि मतलब एक ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है बेटा? कॉन्स्टेंटिनोपल एक्चुअली आज का इस्तांबुल है, ठीक है। तो आज का इस्तांबुल उस जमाने का कॉन्स्टेंटिनोपल। तो वहां पे एक ट्रीटी की जाती है 1832 के अंदर, आप जिसको कहते हो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड यहां से ग्रीस बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। मजे की बात आपको बताऊं क्या है कि ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन तो बन गया, ओटोमन की पावर भी यहां पे वीक पड़ गई, लेकिन एक पावर इंबैलेंस भी यूरोप में क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों है? जब आप बाल्कन साम्राज्य पढ़ोगे ना, लास्ट में आपको बाल्कन समझाऊंगा, जब भी लास्ट का टॉपिक है वो, तो बाल्कन के साथ आपको पता है क्या दिक्कत है? बाल्कन एक ऐसा रीजन है जिसके कुछ हिस्से तो ओटोमन कब्जा करके बैठा है और कुछ हिस्से यहाँ पे ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और दोनों में से किसी के भी हिस्से अगर हिलेंगे तो पावर का इंबैलेंस क्रिएट होगा यूरोप में। और जो हुआ था, जिसके चलते आप देखोगे ना कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1 ऐसे नहीं हुई यार। वर्ल्ड वॉर 1 की जो कहानी है वो बहुत पहले से लिखनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जो मल्टीपल टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं यूरोप में, पावर गेम चल रहा है, हर एक को पावर चाहिए, तो ये कहानी ऐसा नहीं है कि ये कहानी स्टार्ट हुई सीधा 1900 में 14 में जाकर के, नहीं भैया, ये कहानी चल रही है काफी पहले से, सेंचुरीज पहले से। और धीरे 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 कहते हैं ना, होते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब बम फटता है, तो बम फटा था सीधा वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। फिलहाल ये था आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आइडियोलॉजी थी इसके पीछे की, और इस तरीके से आप आंसर प्रॉपर लिख के आ सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं यार जल्दी से, थोड़ा मैं फ्लो में आगे बह गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है, जिसको मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने, बिजनेसमैन ने, और आपके प्रॉस्परस जो अमीर आर्टिसंस थे, है ना, अलग अलग जर्मन रीजन्स को बिलोंग करने वाले, उन्होंने फॉर्म किया था। अगर आप कह सकते हो उसको कब बुलाया गया था? 18 मई 1848 को, और उसके बाद इसको खत्म कब कर दिया गया था? 31 मई 1849 को। डन। अगर आप देखोगे तो 1848 में इसको कन्वीन कहां किया गया था? चर्च ऑफ सेंट पॉल में, ठीक है। फ्रैंकफर्ट एक शहर है बेसिकली, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, इसके पीछे का लॉजिक बहुत कॉमन है। अगर आप देखेंगे, आपको याद है बेटा वो ज़ोल्वरीन वाला किस्सा? आपको याद है ज़ोल्वरीन वाला किस्सा? बेसिकली जर्मनी कोई कंट्री नहीं था। देखो बहुत सिंपल से लॉजिक है, ठीक है। जर्मनी क्या है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज है, जहां पे जर्मन भाषा बोली जाती है, जिसको आप जर्मन स्टेट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक लूज सा ग्रुप है ना, मतलब बहुत यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, बट उनका एक छोटा छोटा लूज सा ग्रुप है। अच्छा, मजे की बात क्या है इसमें, समझना थोड़ा सा, कि जब ज़ोल्वरीन वाला कॉन्सेप्ट आया, अगर आप देखोगे तो ज़ोल्वरीन क्या था? कस्टम्स यूनियन था, है ना, जर्मन भाषा में उसको ज़ोल्वरीन कहते हैं। तो जब वो कस्टम्स यूनियन ने इन सारे रीजन्स में जहां जर्मन बोली जाती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, है ना, आर्थिक स्थिति में कुछ अलग अलग बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जबरदस्ती के टैरिफ टैक्सेस को हटा दिया, करेंसीज को रिड्यूस कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस को और बेहतर बना दिया। तो वहां के जो मिडिल क्लास का आदमी था ना, खासकर जो अपर मिडिल क्लास है, पैसे वाला मिडिल क्लास, उसके दिमाग में एक बात तो क्लैरिटी हुई कि अगर ये जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले रीजन्स हैं, अगर आप इनको यूनाइट कर दो, अगर इनको एक जैसा कर दो, एकजुट कर दो, और यहाँ पे कॉमन गवर्नमेंट लेके आ जाओ, कॉमन सरकार लेके आ जाओ, जो एक जैसे लॉज बनाए सारे जर्मन रीजन्स के लिए, तो शायद यूनिफॉर्म होने की वजह से, एक जैसा होने की वजह से, ये पूरा इलाका बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत डेवलप होगा। और ये बात की जो समझ आई थी उनको, वो ज़ोल्वरीन के बाद आ चुकी थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है उसका? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था बड़ा प्यारा ज़ोल्वरीन को लेकर के बोर्ड्स में, कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ? अब ये शब्द ना पूरे एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने क्या क्या घुमा के सवाल पूछा था। ये कोविड से पहले वाले पेपर की बात है, गेस 2018 या 17 के पेपर की बात है, ठीक है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो मतलब ये घुमा के सवाल पूछा था। अब बालकों को पता ही नहीं यार कि यार इकोनॉमिक यूनिफिकेशन तो कभी बोला ही नहीं है। तो ये जो आपका ये पार्ट आता है ना ज़ोल्वरीन वाला, और ज़ोल्वरीन ने क्या चेंजेस किए थे, तो बेटा एक तरीके से यूनिफाई शब्द का मतलब होता है जब आप किसी कई सारे टुकड़ों को जोड़ करके एक साथ ले आओ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक रीजन का एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसको खत्म करके ज़ोल्वरीन ने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम को वहां पे जन्म दिया था। और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को कई बार नहीं समझ पाए थे, कुछ बच्चों ने समझ के बढ़िया आंसर लिखा था, कुछ बालक यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको ना यहाँ पे पकड़ के चलने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो इसमें आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं, आप और भी कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं। हालांकि अच्छा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के साथ दिक्कत क्या थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में देखो कोई बहुत खास प्रॉब्लम्स नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, फ्रैंकफर्ट एक शहर है पहली बात, तो वहां पे चर्च था सेंट पॉल का, वहां पे इस पूरे पार्लियामेंट को, संसद को बिठाया गया था। संसद कह लीजिए, बड़ी पंचायत कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है।
एक तरफ ये मिडिल क्लास के सारे लोग हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो चुने गए हैं, वो सारे आके बैठे हैं। अच्छा, एक तरफ जितने भी राजा महाराजा हैं, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग राजा हैं, जर्मन रीजन्स के, है ना, अलग अलग जर्मन स्टेट्स के अलग अलग राजा लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है कि वो एक ऐसा समाज है उस जमाने का, यूरोप का, जहां पे राजाओं का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, और राजा लोग भी ऐसे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। जर्मन लोग कह रहे हैं, जो मिडिल क्लास जर्मन हैं, कि हम एक यूनाइटेड बनाना चाहते हैं। अच्छा, जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, इसमें सबसे पावरफुल स्टेट था प्रशिया। ठीक है, प्रशिया मतलब बाबा, उनका दादा था एक तरीके से। ठीक है, जितने भी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, इनका जो अल्टीमेट दादा था वो रशिया था, सॉरी प्रशिया था आपका। ठीक है, तो प्रशिया बहुत पावरफुल था। अब ये जो जर्मन लोग थे, ये चाहते थे कि जो प्रशिया के राजा महाराजा हैं, राजा हैं, है ना, वो इस पूरे यूनाइटेड जर्मन रीजन के राजा बन जाएं, लेकिन उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राजा पहले बिल्कुल फ्री होकर के रूल कर रहा है, वो क्यों चाहेगा कि उसकी पावर्स लिमिट हो जाए? तो एज अ रिजल्ट उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया ही नहीं, और उन्होंने बाकी जो राजा प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, उसको ज्वाइन कर लिया। तो एज अ रिजल्ट इनका कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे जर्मनी को यूनिफाई करने में। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, चलो नाउ रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल स्ट्रगल्स। भैया महिलाओं का रोल क्या रहा है नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी स्ट्रगल्स में? ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो महिलाएं थोड़ी स्मार्ट थी यहाँ पे। महिलाओं को ना हमेशा से सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब जो यूरोप में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, तो इन्होंने उन आंदोलनों में, उन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। बट इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि नो डाउट ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव तो करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे इनकी जो पर्सनल डिमांड्स है उसको भी रखना चाहती थी। अगर आप देखोगे कि विमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस दे कंबाइन देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। तो दो डिमांड्स है, नंबर 1 संविधान लेके आइए, दूसरी डिमांड है कि जो अलग अलग रीजन्स बिखरे हुए हैं उनको यूनिफाई करिए, एकजुट करिए। नाउ सो दे टुक एडवांटेज of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles, that is a constitution, freedom of the press and freedom of association। ठीक है, डन। तो इन्होंने क्या किया, जो बढ़ता हुआ दंगा बवाल चल रहा था यूरोप में, उसका फायदा उठाते हुए कुछ डिमांड्स को आगे रखा। इन्होंने कहा एक नेशन स्टेट बनाइए, एक यूनाइटेड स्टेट बनाइए, यूनाइटेड टेरिटरी बनाइए, जहां पे एक पार्लियामेंट हो, उस पार्लियामेंट का एक संविधान हो, संविधान के हिसाब से जो लीडर है वो रूल करे, साथ ही साथ जो प्रेस है आपका, प्रेस मतलब जो मीडिया है, उसकी फ्रीडम हो, और तीसरी बात पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने का या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट इनको दिया जाए। ठीक है, चलिए विमेन ने, आप देखोगे खुद के कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए थे, इन्होंने न्यूज़पेपर्स छापना स्टार्ट कर दिया था, और आप देखोगे कई बार पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह में, डेमोन्स्ट्रेशंस में, धरना प्रदर्शन में लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे। लेकिन मजे की बात क्या है कि आप देखेंगे कि बेचारी इतना एफर्ट कर रही हैं, इतना ज्यादा ये लोग एफर्ट डाल रही है, इतना ज्यादा ये लोग काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी जब इनके सामाजिक अधिकारों की बात आती है, तो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी वो उसको बिल्कुल भी रखना ही नहीं चाहती थी, मतलब उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहती थी। जब भीड़, अच्छा ये बात ऐसा नहीं यूरोप में लागू हो रही है, नहीं भाई, यूरोप सिर्फ यूरोप में नहीं लागू हो रही है। अगर आप नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर पढ़ो, और जब वहां पे पार्ट आता है रोल ऑफ विमेन का, तो आप देखेंगे महिलाएं आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी है, महिलाएं आपकी सिविल डिसोबीडियंस में भी है, और अब जितना भी धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आपको महिलाएं दिख जाएंगे। लेकिन जब बात आती है महिलाओं के पॉलिटिकल सोशल स्टेटस की, तो ना महात्मा गांधी जी सपोर्ट करते हैं और ना ही कांग्रेस सपोर्ट करती है। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है कि यार चल क्या रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जमाने की प्रॉब्लम है, एंड इसको आप कह सकते हो विमेन को राइट्स भी बहुत बाद में ही मिले, राइट। चलिए अब आता है हमारा मक्खन सवाल। मक्खन सवाल यानी वो सवाल है जो बेटा हर बार रिपीट होता है, लास्ट ईयर भी लगभग आपका ये सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द फ्रेंच पीपल। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आपको एक ऐसा स्टेट क्रिएट करना है जहां पे हर एक आदमी अपने को उसी देश का, उसी जगह का मतलब सिटीजन कंसिडर करे, माने, तो आपको लोगों के बीच में ना बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि पहले जब आप यूरोपियन समाज की बात करेंगे तो यूरोपियन समाज में ना लोगों में कोई बॉन्डिंग नहीं थी यार। लोग अलग अलग ज्योग्राफिकल हिस्सों में रह रहे हैं, और उन ज्योग्राफिकल हिस्सों के जो राजा महाराजा हैं वो भी अलग हैं। तो लोगों के साथ बहुत सिंपल था यार, कि लोगों में ऐसा था कि उनकी जिंदगी चल रही, काम धंधा कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना वो जो देश वाला फीलिंग होता है, पेट्रियोटिज्म का फीलिंग होता है, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं लोगों के अंदर बहुत मिसिंग थे। अच्छा, जब फ्रांस के क्रांतिकारी ट्राई करते हैं कि यार फ्रांस को एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जहां पे लोगों के बीच में बॉन्डिंग हो, लोग अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर इलाके का निवासी नहीं माने बट एक फ्रेंच सिटीजन कंसिडर करें, तो इन्होंने इसके लिए ना कई सारे कदम उठाए, कई सारे स्टेप्स लिए। क्या स्टेप्स लिए? नंबर 1,
जैसे आइडियाज ऑफ ला पात्रे मतलब फादरलैंड, ठीक है, फादरलैंड की भैया ये जो मातृभूमि है हमारी, है ना, ये हमारी फादरलैंड जैसी है। फिर इसका ली से टॉइन, पहले क्या होता था कि जो फ्रांस के अंदर जो मेल आदमी होता था, मैन होता था, उनको मसायर कहते थे, और हम जो फीमेल्स होती थी उनको मडाम कहते थे, ठीक है। तो अब मसायर और मडाम से तो यार डिफरेंशिएशन आ गया, तो इन्होंने कहा यार ये बात गलत है, अब एक काम करते हैं, हम इसकी जगह एक कॉमन टर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ली सिटोयन। सिटोयन मतलब सिटीजन, नागरिक, ठीक है, जिससे सब में कॉमननेस की भावना आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने फिर कौन सा शब्द यूज किया यहाँ पे, ली सिटोयन, जिससे एक क्लियर आइडिया, नोशन मतलब होता है आइडिया, जहां पे इन्होंने एक आइडिया पे फोकस किया, दैट इज एक यूनाइटेड कम्युनिटी जिसके पास इक्वल अधिकार है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नए फ्रेंच फ्लैग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, तिरंगे कलर का फ्लैग था, है ना, टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। पहले क्या होता था, राजा महाराजा की जो डायनेस्टीज होती थी उनको सिंबलाइज करते हुए झंडे होते थे, फ्लैग होते थे, तो वो राजा की डायनेस्टी के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन देश का सिंबोलिज्म नहीं दे रहे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देश के सिंबोलिज्म के लिए एक नया फ्रेंच फ्लैग डिजाइन किया गया, तिरंगे कलर का फ्लैग था, ठीक है। नए नए गाने कंपोज किए गए, लोगों ने शपथ ली, जो लोग शहीद हो गए इस पूरे स्ट्रगल में उनको याद किया गया, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे 15 अगस्त, 26 जनवरी या जब भी हमें मौका मिलता है, हम अपने देश के शहीदों को याद करते हैं। कितने सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो गाना याद है आपको, लता मंगेशकर जी का, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कहानी, है ना, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है यार। तो इट्स लाइक कि हम रिमेंबर करते हैं जब भी कभी ऐसा ओकेजन आता है, और वो हमारे अंदर कहते हैं ना एक नेशनलिज्म की, एक पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो जनरेट करता है, राइट। और वही चीज ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ एक प्रॉपर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहां पे लाया गया। अब इसका काम क्या है कि जितने भी लोग इस पूरे देश में रह रहे हैं उनके लिए कॉमन लॉज बनाना, यूनिफॉर्म लॉज बनाना। इंटरनल लेवल पे बहुत सारे, यार पहले क्या होता था, फ्रांस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों का टैक्स पड़ते थे, ऐसे सारे टैक्सेस, इतने जितने भी कर्जे वगैरह थे उनको यहाँ पे माफ कर दिया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाएगा वेट्स एंड मेजरमेंट्स का, ताकि आप जहां भी जाएं आपको एक जैसी चीजें मिले, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रीजनल बोलियां, रीजनल डायलेक्ट्स, अगर आप देखेंगे, देखो भारत इस मामले में बड़ा खूबसूरत है यार। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं, बोलियां हैं, लेकिन हम हर एक चीज को बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। फ्रेंच लोगों ने ऐसा नहीं किया। फ्रेंच लोगों ने क्या कहा कि जो लोकल लेवल पे आप बोलियां बोल रहे हो, अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, उन सबको डिस्करेज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हर एक बंदा सिर्फ फ्रेंच भाषा यहाँ पे बोलेगा, तो रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करना और फ्रेंच को ही प्रमोट करना, है ना। तो आप कह सकते हो फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। डन। अच्छा, फिर रेवोल्यूशनरीज ने फर्दर क्या कहा, जबरदस्ती बात बोली कि भैया हमारा मिशन है, हमारा ये मुद्दा ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्रांस के अलावा भी यूरोप के और भी कई सारे लोगों को राजाओं के डेस्पोटिक रूल से फ्री कराएं, मतलब ऐसे रूल से फ्री कराएं जहां पे राजा लोगों की बात नहीं मानता, लोगों की सुनता नहीं है और अपनी मनमानी चलाता है। टू लिबरेट मतलब किसी को फ्री कराना फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ठीक है। डन। तो इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप बिकम नेशंस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है। चलिए आगे बात करेंगे। Who were Marine and Germania, ठीक है। What was the importance of the way in which they were portrayed? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि पहले के जमाने में क्या था कि जो आर्टिस्ट हुए उस टाइम के, इन्होंने क्या किया, अच्छा ये दिक्कत क्या है ना कि जब हम लोग नेशनलिज्म यूरोप पढ़ते हैं तो हम लोग शायद यूरोप का पुराना इतिहास नहीं जानते, और इसलिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद होगा कि रेनेसा करके एक शब्द आपके सामने यूज किया था, यानी रिवाइवल यानी रीबर्थ, ठीक है। तो जो 13th 14th सेंचुरी के पहले का यूरोप है, उस यूरोप में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, लोग जाहिल है, बिल्कुल लिटरली जाहिल है, ठीक है, उनको नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, वो अंधविश्वासी लोग हैं, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, और उनके लिए जो अथॉरिटीज ने बोल दिया, यानी सरकार ने बोल दिया, या जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग थे क्रिश्चियन समाज के, उन्होंने जो बोल दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर है, मतलब आंख बंद करके आपने मान लिया। जब 13, 14, 15 सेंचुरी में आप देखोगे, जब ये रेनेसा मूवमेंट आता है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स आते हैं, तब क्या होता है, लोगों की विचारधारा थोड़ी बदलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण होता है, गुटेनबर्ग याद है आपको, प्रिंट कल्चर में आपने पढ़ा होगा, 1430s में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जनरेट की, 1448 तक उसको थोड़ा और बेहतर बना लिया। तब बहुत सारे लोगों के जो आइडियाज थे, थॉट्स थे, जब वो किताबों में छपने स्टार्ट हुए, जब लोगों के बीच सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए, तो लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ। लोगों ने चीजों पे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, लोगों ने चीजों पे सवाल उठाना स्टार्ट किया, और वहां से आप देखोगे कि यूरोप की राजनीति और मतलब वहां के समाज में काफी बदलाव सा आना स्टार्ट होता है, ठीक है, काफी चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, राइट। और उस टाइम आने के जो पेंटर्स थे ना यार, वो भी बड़े इनोवेटिव टाइप के आर्ट स्टाइल्स बनाते थे, ठीक है, बड़े इनोवेटिव टाइप के आर्ट स्टाइल्स। और पेंटर्स ने क्या किया है, कई बार जो आपके विचार है, थॉट्स हैं, उनको एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया है। जब आप किसी ह्यूमन फॉर्म, जब किसी जीते जागते इंसान से अपने आप को रिलेट शायद आप बेहतर कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं फ्रीडम, आपको समझ नहीं आएगा। अब फ्रीडम नाम का एक आदमी बना दूं मैं, आप समझ जाओगे, अच्छा फ्रीडम इसका नाम है, बहुत बढ़िया बात है।
आप देखो कि जब तक नॉर्मल हमारे देश के क्रांतिकारी कह रहे थे कि यार भारत को आजाद कराना है, लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है। फिर जब हमने हमारे देश में, हम कहते हैं ना हमारा देश देवी देवताओं का देश है, तो जब हमने अपने देश को भारत माता के फॉर्म में देखा, तब हमें लगा हाँ यार कि ये ब्रिटिशर राक्षस है और इन राक्षसों के चंगुल में हमारी भारत माता है, भारत माता को आजाद कराना है। तो हम वो रिलेटेबिलिटी वहां पे बना पा रहे हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि जो फीमेल एलिगरीज है यहाँ पे वही काम कर रही हैं कि यहाँ पे फीमेल एलिगरी मतलब आपने क्या किया, किसी आइडियोलॉजी को, किसी स्टेट को एक फीमेल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है ताकि लोग एसोसिएट कर पाए कि यार इनके साथ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 19th सेंचुरी में फीमेल एलिगरीज को इन्वेंट करते हैं आर्टिस्ट, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मरीन एक बड़ा पॉपुलर क्रिश्चियन नाम है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसका आइडिया बहुत सिंपल था कि लोगों का देश, लोगों का नेशन। मरीन की अगर हम बात करें तो बेटा ये फ्रांस है ना, फ्रांस की एलिगरी है। अगर आप देखेंगे फ्रेंच एलिगरी हम इसको कहते हैं, फ्रांस की एलिगरी है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिबर्टी यानी फ्रीडम के आइडिया से, रिपब्लिक के आइडिया से यहाँ पे लिया गया है। जैसे रेड कलर की कैप है, ट्राई कलर कपड़े आपको दिखाए जाएंगे, कॉकेड ऊपर जैसा लगा होता है वो होगा। मरीन के स्टैचूज आप देखेंगे पब्लिक स्क्वायर्स यानी चौराहों पे लगाए गए, जैसे हम लोग लगाते हैं आज के टाइम पे, है ना, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल, है ना। एंड साथ ही साथ लोग वहां पे रिलेट कर पाए कि उनको क्या करना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा जर्मेनिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो इमेजेस थे मरीन के, उसको कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी छापा गया। जर्मेनिया अगर आप कह सकते हैं जर्मन नेशन का एलिगरी था, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था जर्मन नेशन का, जहां पे जर्मेनिया को ओक लीव्स का ताज पहने हुए दिखाया गया। ओक लीव्स यहाँ हीरोइज्म रिस्पॉन्ड करता है ना। अगर आप देखोगे तो जर्मन ओक के पत्ते होते हैं, चौड़े चौड़े ओक का पेड़ होता है, तो अगर आप उसका क्राउन पहनते हो तो उसका मतलब है आप बहुत ब्रेव हो, हीरोइज्म को सिग्निफाई करता है। और जर्मेनिया को वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। एक स्वॉर्ड, एक तलवार लेकर के एक बड़ी सी जो है आंटी खड़ी हुई है, उन्होंने जर्मन कलर के कपड़े पहने हुए, जर्मन टाई कलर के, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबोलिज्म, राइट। चलो अगला सवाल कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। देखिए बड़ा प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो जो नेशनलिस्ट आइडियाज हैं बेटा, वो कई बार मतलब मोबिलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा भड़काना, ठीक है, किसी चीज को थोड़ा मतलब जोर देना, राइट। तो अगर आप देखोगे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस हैं, इनको कई बार दे वर मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग द पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब यहाँ पे क्या था कि आप देखोगे दो तरीके की आइडियोलॉजी चल रही है यूरोप में। एक लिबरल आइडियोलॉजी जो खुले विचारों में बिलीव करते हैं, और एक कंजर्वेटिव आदमी है जो पुराने तौर तरीकों में ज्यादा बिलीव करता है, जैसे राजा की सरकारें, इस टाइप की चीजें। तो जो कंजर्वेटिव आदमी है ना, ये भी बेटा बहुत दिमागदार है। अब ये क्या कर रहा है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है, राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स, देश, दुनिया, ये सारी चीज। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था इनका। ऐसा नहीं है भैया लोगों के ये बहुत सगे हैं, लोग सगे नहीं है। जब ये लोगों को क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, भड़काएंगे राष्ट्र के नाम पे, बिकॉज राष्ट्र रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है ना। तो कई बार जो इनके पीछे का आइडियोलॉजी होता था वो ये था कि अगर हम एक बड़ा सा स्टेट क्रिएट करेंगे, हमारी पावर बढ़ेगी, यूरोप के ऊपर हमारा कंट्रोल और बढ़ेगा। तो ये इनका अंडरलाइन मोटिव है, ठीक है। और ये फायदा किसका उठाते हैं, आम जनता का कई बार, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखेंगे तो ये बात बहुत क्लियर समझ में आती है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में, कि उनके नेशन स्टेट्स बनने में। अब अगर आप देखोगे जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, हमने अभी सब थोड़ी देर पहले पढ़ा, उन्होंने ट्राई किया था अलग अलग रीजन्स ऑफ जर्मनी को यूनाइट करने का, ठीक है, बाय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बट ये लोग फेल हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, फेल क्यों हो गए, बिकॉज यहाँ पे राजा के सपोर्ट में कौन उतर के आ गया, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनको आप जंकर्स कहते थे प्रशिया के, ठीक है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है यार कि वो जंकर्स वगैरह इसके सपोर्ट में आ गए थे वहां प्रशिया के राजा के। तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे फेल कर गए। अब वहां पे ये जिम्मेदारी कौन उठाता है, यहाँ पे जर्मनी के अंदर जिम्मेदारी कौन उठाता है बेटा, ये जिम्मेदारी उठाता है बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, जो आप कह सकते हैं प्रशियन मिनिस्टर थे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि 3 युद्ध लड़े जाते हैं ओवर 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल के ड्यूरेशन में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है, जिसमें प्रशिया जीत जाता है। और उसके बाद 1871 जनवरी में जो प्रशियन राजा है विलियम वन, इनको प्रोक्लेम किया जाता है जो जर्मन एम्परर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए। अब एक बड़ी प्यारी बात आपको और बताता हूँ, यहाँ पे जो 7 साल के बीच में 3 युद्ध बताए गए ना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध है, बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध है। इनकी कहानी पता है आपको क्या है, देखो एनसीईआरटी में नहीं दी, छोटा छोटा समझा देता हूँ आपको। देखो एक्चुअली क्या है कि जो बिस्मार्क था ना, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। पता है क्यों, देखो नंबर 1, इसको ये पता है कि ऑस्ट्रिया बहुत लालची है, ऑस्ट्रिया को टेरिटरीज चाहिए, उस टाइम हर कोई लालची है, सबको अपनी पावर बढ़ानी है। अब ये बंदा क्या करता है कि ये बनाता है, जैसे ये प्रशिया है, ये बनाता है ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक पैक्ट। क्या बनाता है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है। एग्रीमेंट करने के बाद ये किसको हराता है, ये हराता है
आपके डेनमार्क को। डन। ये किसको हराता है? ये हराता है डेनमार्क को। कितना दिमागदार बंदा, आप देखो यहां से कितनी कितनी प्यारी, आपको मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ के यहाँ पे, कि ये क्या करता है बिस्मार्क, क्या करता है कि बिस्मार्क कहाँ का है? प्रशिया का। ये क्या करता है? पहले ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्लियरली बता रहा हूं, दोबारा सुन लो, आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिला के क्या करता है? डेनमार्क को हरा देता है। डेनमार्क हार गया, डेनमार्क सीन से आउट, खत्म। डेनमार्क के पास ना दो बड़े इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थे, यानी दो बड़े इंपॉर्टेंट जगह थी, ठीक है, सॉर्टेड है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक जगह चली जाती है प्रशिया के पास, एक जगह चली जाती है आपकी ऑस्ट्रिया के पास। दोनों आदमी लोग खुश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से बिस्मार्क की चाल है, ये तो यही तो बिस्मार्क चाहता था। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब जो टेरिटरीज है ना उनका अगर आप लोकेशन देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक टेरिटरी यहां पे और दूसरी यहां पे, मतलब दोनों के बॉर्डर्स में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। दोनों के जो बॉर्डर्स है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा होगा, बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है, भारत चाइना का बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है। तो वैसे यहां पे भी सीन है कि जो हिस्सा प्रशिया और ऑस्ट्रिया के पास है, उनके जो बॉर्डर्स है ना वो आपस में बड़े मिलते जुलते से हैं। अब बिस्मार्क क्या करता है? यहाँ पे दिमाग लगाता है। पता है क्या दिमाग लगाता है? बिस्मार्क दिमाग लगाता है कि क्यों ना ऑस्ट्रिया से बॉर्डर को लेकर के लड़ाई छेड़ दी जाए। ऑस्ट्रिया को भड़काता है, बॉर्डर को लेकर के लड़ाई छिड़ जाती है। अच्छा, बिस्मार्क ने अपनी आर्मी तो प्रिपेयर ही कर रही होती है। तो अब इसमें क्या होता क्या है, जब युद्ध होता है यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साथ, तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे हार जाता है। और जब ऑस्ट्रिया हार गया तो ये इलाका भी किसके पास आ गया? आपके बिस्मार्क के पास। अब जर्मनी के जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं वो समझो आधे आ चुके हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जो थोड़ा सदर्न पार्ट है जर्मनी का, वहां के जो लोग हैं ना वो थोड़े शांति पसंद आदमी है ना, शांति को ज्यादा प्रिय, मतलब शांति, मतलब पीस चाहते हैं वो लोग। और वो ये जानते हैं कि बिस्मार्क वो बंदा है जो कि पीस नहीं चाहता, ये वॉर में ज्यादा, बहुत ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिल्कुल भी इसको सपोर्ट करने को रेडी नहीं है। अब बिस्मार्क एक बहुत ही खूबसूरत डिप्लोमेट है, जैसे हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर आपने देखा होगा जयशंकर जी, कितने प्यारे डिप्लोमेट है, कितने सही तरीके से सब चीजें मैनेज करते हैं। तो बिस्मार्क भी वैसा ही है। बिस्मार्क पता है दिमाग लगाता है। बिस्मार्क क्या करता है? बिस्मार्क क्या करता है कि बिस्मार्क की जो फ्रेंच भाषा थी ना बहुत जबरदस्त थी। बिस्मार्क फ्रेंच में एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने ही प्रशियन किंग की बेइज्जती कर रहा होता है, और ये कॉन्स्पिरेसी है फ्रांस के अगेंस्ट, ठीक है। फ्रेंच में लेटर लिखता है, अच्छा लेटर, खतरनाक लेटर लिखता है, इसमें खूब भर भर के जो है पर्शियन किंग की बेइज्जती मारी गई एकदम जबरदस्त तरीके से। अच्छा, लोगों के साथ ना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोग बड़े किसी मंत्री को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन लोगों का राजा के प्रति सम्मान बहुत ज्यादा था, लोग राजा को बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। अब ये क्या करता है, लेटर्स को ना लीक कराना स्टार्ट करता है धीरे से, वही आंटी वाली हरकतें, जो आंटी लड़ाई लगवाती है ना इधर उधर, हाँ वही वाली। तो ये क्या करता है कि ये एकदम जो है, मतलब इधर जो है आप कह सकते हो कि लीक करवाता है, ठीक है, लीक करवाना स्टार्ट करता है लेटर्स को, उधर साउथ वालों के पास भी जाता है। और जब जर्मन लोगों को पता चलता है कि राजा के साथ ऐसा मिसबिहेव हो रहा है, वो लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सीधा कूद पड़ते हैं सपोर्ट करने अगेंस्ट द फ्रांस। ये बात फ्रांस को पता चलती है, भैया फ्रांस भी कूद जाता है युद्ध में, कहते हैं आओ बेटा। बिस्मार्क कहते हैं इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे कि आओ तुम युद्ध में आओ तो सही। अब पूरा जर्मन नेशन, अब पूरे जर्मन स्टेट्स का सपोर्ट किसके पास है? बिस्मार्क के पास। भैया कूद जाते हैं युद्ध में, हरा देते हैं फ्रांस को। हाँ, फ्रांस हारा, वो स्टेट भी आ गया और आपका हो गया जर्मनी यूनिफाई। तो इसको कहते हैं राजनीति खेलना, ठीक है। कितनी प्यारी खेल यार, मजा ही आ गया भैया, राजनीति खेलना कहते हैं इसको। डन। चलिए, बात समझ में आ गई यहां तक? बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। देखो मैंने बता दिया है, तुम बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिख करके आओगे तो भी तुम्हें पता, मतलब तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भी तुम्हारा काम बेटा बोर्ड एग्जाम में अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डन। बात सही है? बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? चलो यार, थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि एक तरीके से तुम्हारे साथ ना फ्लो में बहुत आगे तक बह गया हूं मैं। चलो कोई ना, आगे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, अगला सवाल है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिविल कोड ऑफ 1804 से, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको आप नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इसने क्या किया, जितने भी प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स आपको बर्थ के बेसिस पे मिलते थे, इनको हटा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे सिक्योर कर लिया, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या क्या क्या, 3 चीजें की यहाँ पे। नंबर 1 कि पहली बात तो इन्होंने जितने भी बेनिफिट्स आपको बर्थ के बेसिस पे मिल रहे हैं उसको हटा दे रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, लॉ की कानून के सामने सब लोग समान होंगे। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, पहले क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉर्मल आदमी रख नहीं पाता था, तो ये जो राइट था ये आम आदमी को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 2 यहां से स्टार्ट होगा कि ये जो कोड था, दिस वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स जो कि फ्रेंच कंट्रोल के अंडर थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में,
ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत सिंपल कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, अच्छा, अब यहां तक दूसरा पॉइंट था, यहां तक आप तीसरे पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, इन्होंने क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम था, पहले क्या होता था, जैसे भारत में जमींदारी होती थी ना, वैसे ही वहां पे फ्यूडल सिस्टम होता था। ठीक है, फ्यूडल, जैसे भारत में जमींदार साहब कहते हो, तो वैसे ही वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। यानी क्या किया कि राजा ने, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े लेवल का अधिकारी मंत्री है, तो उसको एक बड़ा सा जमीन दे दिया। अब उस जमीन से जितना भी टैक्स वैक्स आएगा, रेवेन्यू वगैरह आएगा, वो अधिकारी अपनी सैलरी वगैरह उसी से मैनेज करेगा। प्लस उस अधिकारी के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत आर्मी को मेंटेन करके रखेगा, जब राजा को जरूरत पड़ेगी तो राजा उस आर्मी को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिकारी लोग होते थे जिनको जमीन दी जाती थी, इनको हम कहते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, और ये सिस्टम था आपका फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो जो फ्यूडलिज्म था, इसके साथ दिक्कत यही थी कि जो अधिकारी लोग थे, अपना ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए लोग अनजस्ट तरीके का इस्तेमाल करते थे, लोगों को हायर करते थे, मजदूर हायर करते थे, उनके साथ ठीक ठाक बिहेव नहीं करते थे। तो ऐसा जितना भी सिस्टम तो यहाँ पे आकर के ये एकदम खत्म कर देता है, और जो आपके पेजेंट्स मतलब फार्मर्स हैं, इनको यहाँ पे फ्री कर देता है, इनके कर्जे वगैरह भी माफ कर देता है। ठीक है, टाउन्स में भी, शहरों में पहले क्या होता था, जो गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स क्या होते हैं, मतलब आप समझ जाइए व्यापार मंडल एक तरीके से। मान लीजिए कि मैं चावल का व्यापारी हूं, तो हमने अपना एक ग्रुप बना लिया 7-8 लोगों का, और इसको आप कह सकते हो गिल्ड। अभी गिल्ड क्या करेगी कि मतलब जितने भी हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो भी हमारे लिए अच्छा है बुरा है, उस सब चीजों को मैनेज करने का काम इसका है। तो पहले के जमाने में क्या था कि इन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, ताकि ये अपनी मनमानी ना कर पाए, ताकि ये अपनी आवाज ना उठा पाए। ठीक है, अभी नेपोलियन क्या करता है, ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शंस को आके हटा देता है। ठीक है, डन। चलिए, इसके अलावा नेपोलियन ने क्या किया, तीसरा पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिख लिया, चौथा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, नेपोलियन ने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को यहाँ पे काफी इंप्रूव कर दिया। तो जो हमारे पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, वर्कर्स हैं, नए बिजनेसमैन हैं, इनको ना एक जो नया फ्रीडम यहाँ पे मिला चीजों को करने का, उससे बड़े इंप्रेस हुए। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप यहां से लिख लीजिए कि बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, खास उनको समझ में आने लगा कि अगर यूनिफॉर्म करेंसी होगी, यूनिफॉर्म लॉज होंगे, प्रॉपर वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम होगा, कॉमन नेशनल करेंसी होगी, तो डेफिनेट सी बात है इनको व्यापार करने में काफी आसानी होगी, और इनफैक्ट चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो कि हमारे नेपोलियन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। डन है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ explain what is meant by the 1848 revolution of the liberals. What were the political, social and economic ideas supported by the liberals? ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे तो साल 1848 यानी 1848 में बहुत सारे रिवॉल्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब एक रिवॉल्ट, एक आंदोलन और स्टार्ट होता है जो कि पुअर और जो बाकी रेवोल्यूशंस चल रहे हैं उनके पैरेलल चलता है। ठीक है, तो यूरोप के अंदर 1838 से 1830 से लेकर 1848 का जो समय है, उसमें बहुत सारे टाइप के रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है आपका रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स। ठीक है, तो लिबरल बेसिकली समाज का वो सेक्शन है जो थोड़े मॉडर्न विचारों के साथ चीजों को बदलाव लाना चाहता है, चीजों में चेंजेस लाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, इसको लीड किसने किया था बेटा, इसको लीड किया था एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने, अनएम्प्लॉयड ने, ठीक है, जो स्टार्विंग पेजेंट्स थे, बेचारे भुखमरी से लड़ रहे थे, और वर्कर्स ने, यूरोप के अलग अलग देशों में। डन। चलिए, तो अगर आप देखोगे 1848 के जितने भी इवेंट्स हुए, उसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस था, देखो फ्रांस के साथ दो चीजें हो रही है। नंबर वन, कि फ्रांस में पहला एक रेवोल्यूशन होता है 1830 में, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी ना, आपको याद होगा, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, तो उसमें क्या किया गया था कि वापस से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, उसने जो बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से उखाड़ फेंका था, उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ये भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती, तो एज अ रिजल्ट 1848 में ये लोग इसको भी भगा देते हैं, और इस राजा को भगाने के बाद यहाँ पे एक रिपब्लिक स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, रिपब्लिक मतलब एक गणतंत्र, जहां पे अभी क्या होगा, वोटिंग के बेस पे आपके देश के लीडर को चूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेटा इस पॉइंट को। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जहां पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर हो गया, तो जो मेन एंड वुमेन थे ना, ऐसे लिबरल क्लासेस के, इन्होंने अपने डिमांड्स को कंबाइन किया। इन्होंने किस चीज को डिमांड किया, नंबर वन, ये चाहते थे कि यूनाइटेड नेशन स्टेट है ना, और साथ ही ये चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान। ठीक है, चलिए तीसरी बात, अब खासकर महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो बढ़ता हुआ, अभी आप देखोगे तो जो बढ़ती अनरेस्ट थी, जो बढ़ता हुआ दंगा फसाद था, बढ़ता हुआ आंदोलन था, उसका फायदा उठाते हुए कई सारे डिमांड्स को आगे रखा। इन्होंने कहा कि एक नेशन स्टेट बनाइए, और जो नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए, यानी इसका एक संविधान होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेस है, मीडिया है, वो फ्री होनी चाहिए, और लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने का भी फ्रीडम होना चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, फिर अगर अभी आप देखोगे पॉलिटिकल राइट्स को महिलाओं तक देने का जो डिसीजन है वो अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल वन है।
ठीक है। इनफैक्ट जो लिबरल्स अभी आंदोलन कर रहे हैं वो भी, खासकर जो मेन लोग हैं, इस पर्टिकुलर डिमांड को उठाना नहीं चाहते, राइट। चलें, अब अगर आप देखोगे तो विमेन ने कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपने एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स फॉर्म किए, छापना स्टार्ट किए, कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस में इन्होंने पार्ट भी लिया, लेकिन इनको कुछ खास फायदा यहां से हुआ नहीं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो फ्रांस में जो राइट टू वोट है महिलाओं को, वो मिला है 1946 के अंदर, तो क्यों अगेन बहुत लेट है, राइट। चलिए, अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि चूज 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, नंबर 1, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आ सकता है कि लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था। तो पहला एग्जांपल हम लैंग्वेज का लेंगे कल्चर के लिए, कि लैंग्वेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे आप रशिया वाला एग्जांपल दे सकते हो कि रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था, तो इन्होंने क्या किया था, पॉलिश लैंग्वेज को हर जगह से बाहर भगा दिया, ठीक है। अब वहां पे जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा। अगर आपको वो किस्सा याद हो कि जब रशियन ने कहा था पोलिश लोगों को, वहां के जो प्रीस्ट वगैरह थे, कि तुम्हें रशियन भाषा में ही प्रेयर करनी पड़ेगी, लोगों को बस समझाना पड़ेगा, तो वहां के प्रीस्ट ने करने से मना कर दिया था। उन्होंने क्लियर बोला कि हम नहीं करेंगे रशियन भाषा में प्रेयर, हम पॉलिश भाषा में करेंगे, जिसके चलते उनको पनिश भी किया गया। तो अब वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि भैया जो पॉलिश भाषा है उसको स्कूल्स वगैरह से बाहर निकाल दिया गया, रशियन लैंग्वेज को हर जगह इंपोज किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ, जो क्लर्जी थी पोलैंड में, क्लर्जी मतलब वही फादर लोग जो चर्च के अंदर रहते थे, इन्होंने क्या किया कि पॉलिश भाषा को एज अ वेपन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द रशियंस, ठीक है। पॉलिश को यूज किया जा रहा था चर्च गैदरिंग्स के लिए, सारे रिलीजियस प्रेयर्स के लिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने रशियंस की बात ना मानते हुए उसका विद्रोह किया और पॉलिश भाषा का जो प्रयोग है वो कंटिन्यू रखा। ये एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है जो लोगों को एक साथ लेके आता है अगेंस्ट अ कॉमन ऑपरेसर, ठीक है, डन। चलिए, रोमांटिसिज्म, बेटा ये शाहरुख खान वाला नहीं है, ये वो भी नहीं जो तुम चैट में कई बार करके जाते हो लाइव क्लास के अंदर। हाँ, पता चला कि हाँ सर बहुत बढ़िया, क्या बात है, हेलो हाउ योर इंस्टाग्राम आईडी, क्या मैं तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी ले सकता हूँ क्या मुझे, और हाँ काला दिल, पीला दिल, नीला दिल, ये बेटा वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, कल्चरल मूवमेंट, जहां पे लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जितने भी आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, इन्होंने साइंस को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि लोगों को अगर आपको नजदीक लेके आना है, करीब लेके आना है, तो कई बार आपको इमोशंस पे भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो इमोशनल सेंटिमेंट्स पे फोकस किया गया है, लोगों को इमोशंस के थ्रू देशों से कनेक्ट करने की बात की गई है, साइंस की बातों को थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं फोक पोएट्री, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो फोक पोएट्री क्या होती है, जो आपकी लोकल कथाएं होती हैं, लोकल कहानियां होती हैं, लोकल डांसेस होते हैं, वो भी एक तरीका है आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करने का, लोगों को यूनाइटेड फील कराने का, राइट। चलिए, तो अगर आप देखोगे जो स्पिरिट ऑफ नेशन है, इसको पॉपुलराइज किया गया था कई तरीकों से। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फोक कल्चर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, डांस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, ऐसे कई जरिए थे जिसके थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, थ्रू द फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे दो जगह के आपको यूनिफिकेशन बताने हैं, नंबर 1 जर्मनी और दूसरा हम लोग इटली। आप जर्मनी और ब्रिटेन भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जर्मनी और इटली लिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, जर्मनी में आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लिख देना है, तो सेम पॉइंटर उठा के हम लोग लिख देंगे कि किस तरीके से पहले जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे उन्होंने ट्राई किया था यूनाइट करने का, बट वो यूनाइट नहीं कर पाए थे। फिर ये जिम्मा उठाती है आपके जो प्रशियन मिनिस्टर थे, ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या करते हैं भाई, अगेन युद्ध लड़ा जाता है, प्रशिया युद्ध लड़ता है ओवर द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। किससे लड़ता है भाई, सिंपल सी बात है, आपके 3 जगहों से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। प्रशिया जीत जाता है और इनके हिस्सों को अपने पास रख लेता है, एंड देन प्रशिया आपका मतलब मिल करके पूरे जर्मन नेशंस को यूनाइट कर देता है और 1871 में बनता है एक यूनाइटेड जर्मन स्टेट, जिसके राजा थे किंग विलियम वन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मेजर इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको दिया गया था, करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने में। इसका डिटेल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, तो सेम पॉइंटर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। इटली की बात करेंगे, 1830s में अगर आप देखोगे तो जो मजीनी थे, ये क्रांतिकारी, उन्होंने ट्राई किया था इटली को यूनिफाई करने का, बट वो फेल कर गए थे, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली बनाई थी, यंग यूरोप भी बनाई थी, बट वो भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही नहीं, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, सार्डिनिया पिएडमोंट के ऊपर, बिकॉज यही एक ऐसा स्टेट था जिसको एक इटालियन प्रिंस या इटालियन राजकुमार रूल कर रहे थे, ठीक है, डन। और इनके राजा थे किंग विक्टर इमानुअल सेकंड। तो अगर आप देखोगे तो अब जो
टास्क आता है वो इनके मंत्री पे आता है, जिनका नाम क्या है बेटा, काउंट कैमिलो डी केवर। तो केवर वो मंत्री है जो एक अहम भूमिका निभाते हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। और इटली को अब यूनिफाई दो तरीके से किया जाएगा, अब आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू भी इटली यूनिफाई करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, नंबर 1 पहले ऑस्ट्रिया। अब देखो इटली का अगर आप देखोगे तो इटली का डिवीजन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है इस बात को कि इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स हैं ना, जो मध्य इटली के पार्ट है, ठीक है, वो पोप के अंडर में यानी क्रिश्चियनिटी का जो सुप्रीम हेड है उनके पास है। और जो इटली का दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न इटली वाला पार्ट है, वो अभी आता है बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के कब्जे में, ठीक है। और एक ही स्टेट ऐसा है सार्दिनिया वाला जो कि एक इटालियन बंदे के पास था, यानी विक्टर इमैनुअल के पास था, ठीक है, डन। अच्छा, तो पहले क्या होता है, ये लोग ऑस्ट्रिया को हराते हैं 1859 में। तो जब ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं तो भैया नॉर्दर्न इटली इनके पास आ जाता है, डन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया को हराने के जैसे ही ऑस्ट्रिया को हराते हैं तो जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स ना वो भी काफी मोटिवेट होते हैं सार्दिनिया के साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सार्दिनिया के साथ जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स हैं वो भी ज्वाइन कर जाते हैं। तो अभी जो नॉर्थ और सेंट्रल का प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो गया, अब समस्या बचती है यहाँ साउथ वाला जो पार्ट है इटालियन स्टेट्स का, उसको कैप्चर करने की। तो एक और क्रांतिकारी है जिनका नाम आता है, दैट इज गुसिपी गरिबाल्डी। और इनका ना अपना खुद का एक छोटा सा आर्मी था जिसको आप आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स कह सकते हैं। वॉलंटियर्स यानी वो लोग जो खुद से अपने मन से कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं गुसिपी गरिबाल्डी की लीडरशिप में इनके रेड शर्ट वाली आर्मी को ज्वाइन करते हैं, डन। और 1860 में 1860 में गरिबाल्डी क्या करता है, उनको लेकर के साउथ इटली की तरफ जाता है। साउथ इटली में भीषण बैटल होती है, जिसके बाद जो है स्पेन के अंदर जो कंट्रोल में जो एरियाज थे साउथ इटली के, वो आ जाते हैं गरिबाल्डी के पास, ठीक है। यानी आप कह सकते हो जो सदर्न इटली बर्बन डायनेस्टी जो थी स्पेन वाली, उसने जो कब्जा कर रखा था उसको अभी फ्री करवा लिया जाता है और वो भी किसके पास आ जाता है, हमारे इटालियन स्टेट्स के पास, डन। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, एक चीज और है जो एनसीईआरटी में मिसिंग है। गरिबाल्डी वो बंदा है जो कि डेमोक्रेसी का फेवर करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का फेवर करने वाला आदमी जो है गरिबाल्डी है। तो गरिबाल्डी को जब पता लगता है कि इटली में इतनी हलचल चल रही है, नॉर्थ एंड सेंट्रल इटली को अभी कैप्चर कर लिया है सार्दिनिया ने, उनके पास आ चुका है, तो साउथ का प्रॉब्लम फंस रहा है, तो साउथ पहुंच तो जाता है, साउथ में हरा भी देता है स्पेनिश रूलर्स को, वो एरिया अपने कब्जे में ले भी लेता है। लेकिन अब यहाँ पे केवर की बुद्धि ठनकती है। केवर को लगता है कि अगर गरिबाल्डी के कब्जे में सदर्न इटली रहा तो गरिबाल्डी तो डेमोक्रेसी लाना चाहेगा, जो कि केवर बिल्कुल नहीं चाहता, और ना ही विक्टर इमैनुअल टू चाहता है। अब केवर क्या करता है, सार्दिनिया की फौज भेजता है, सार्दिनिया की आर्मी भेजता है, कहां, सदर्न इटली में, यानी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का जो इलाका है, नेपल्स वाला जो इलाका है, तो वहां पे क्या करता है, सार्दिनिया की फौज भेजता है। अब जब सार्दिनिया की फौज पहुंचती है, गरिबाल्डी घिर जाता है। फिर गरिबाल्डी कहता है कि यार मैं देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं, और ये अपने कंट्रोल में जो एरियाज हैं उनको रिलीज करता है, और ये भी सार्दिनिया के साथ यूनिफाई हो जाते हैं, और फाइनली आपका इटालियन स्टेट्स का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को यहाँ पे राजा घोषित कर दिया जाता है ऑफ अ यूनाइटेड इटालियन स्टेट, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आपको बताया है। चलिए आगे बात करते हैं ना। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। देखो मैंने ट्राई किया था कि चैप्टर को बहुत छोटा रखूं यार, बट 1 घंटे का सोल्यूशन चला गया है। चैप्टर लंबा है, हो सकता है आगे आने वाले चैप्टर्स थोड़े छोटे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और वो इसलिए भी शायद मैं चाह रहा था कि यार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता जाऊं साथ ही साथ, ताकि आप क्वेश्चन लिख पाओ कि लिखना क्या, आप समझ पाओ कि क्या कॉन्सेप्ट अराउंड है। देखिए बहुत सिंपल है यार, ब्रिटेन के साथ क्या दिक्कत है, ब्रिटेन ना कोई एक राज्य नहीं है प्रॉपर, ठीक है। क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स थे, है ना, ब्रिटिश आइल्स जिनको हम कहते हैं। उसमें से एक आपका इंग्लैंड वाला हो गया, एक स्कॉटलैंड हो गया, एक आपका आयरलैंड हो गया, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, है ना। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका अपना भाषा है, उनकी अपनी कल्चर है, उनके अपने जिंदगी जीने का तौर तरीका है। अब इसमें जो सबसे पावरफुल था वो था आपका इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड व्यापार के चलते उस पर बहुत पैसा आ गया था, प्लस उसके पास पावरफुल मिलिट्री थी। अब वो सोचता है कि क्यों ना इन सारे आइलैंड्स को एक साथ यूनाइट करके एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण किया जाए, ठीक है। अब यहां पे जन्म होता है एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का, डन, ब्रिटेन के एस्पेक्ट में। तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट ड्यू टू सडन रेवोल्यूशंस, बट एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब जो मेजर आइडेंटिटीज थी जो इन आइलैंड्स में रहा करते थे, लोग ब्रिटिश आइल्स जिनको आप कहते हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश बोलने वाले थे, इंग्लिश लोग थे, उनका अपना कल्चर था, कुछ वेल्स थे, है ना, वेल्स के लोग, कुछ स्कॉटलैंड के लोग, उनको आप स्कॉट्स कहते हैं, कुछ आयरलैंड के लोग। अब क्या होता है कि सिंस मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड इनमें से सबसे पावरफुल है, बिकॉज उसके पास पैसा भी है और मिलिट्री पावर भी है, तो ये क्या करता है, स्कॉटलैंड के साथ ना जबरदस्ती के एग्रीमेंट करता है। स्कॉटलैंड छोटा था, उसको फोर्स करता है इनटू एन एक्ट जिसको आप कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 में किया गया।
और उसके बाद ठीक है एक्ट ऑफ यूनियन लिख लीजिएगा 1707। तो 1707 में एक संधि होती है, एक एग्रीमेंट होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके बाद फॉर्म होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, डन। नाउ अब दिक्कत ये थी कि जो पार्लियामेंट था यहाँ पे, जो आपका आप कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है, जो सांसद है, उसने अराउंड 1688 में जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनसे पावर को अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ का संसद बहुत पावरफुल था। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्कॉटलैंड के मिनिस्टर्स है, मंत्री लोग हैं, वो संसद में आके बैठते तो हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं होते। जैसे उनको अपना नेटिव जो उनकी लैंग्वेज थी, गेलिक भाषा, वो बोलने नहीं दी जाती। उनका जो नेशनल ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, वो नहीं पहनने दिया जाता। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये लोग इतना अत्याचार करते हैं स्कॉटलैंड वालों पे कि कई सारे लोगों को अपना देश छोड़ के भागना भी पड़ता है। राइट, अब क्या होता है उसके बाद आयरलैंड के साथ दिक्कत क्या है कि आयरलैंड में ना क्रिश्चियन के दो समाज है, क्रिश्चियनिटी के दो समाज है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट है। अब अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे ना, तो इंग्लैंड के अंदर जो मेजॉरिटी जनता है वो प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट समाज के, क्रिश्चियन धर्म के ही है बट प्रोटेस्टेंट समाज के। ठीक है, मैक्सिमम जनता है। अब आयरलैंड के साथ भी सेम डिवीजन है कि कुछ लोग कैथोलिक है, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट है। अब ब्रिटेन ये चाहता है कि जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो कैथोलिक्स के ऊपर कब्जा जमा लें और उनको फोर्सफुली जो है किसके साथ ज्वाइन करवा लें, ग्रेट ब्रिटेन के साथ। कैथोलिक लोग इस चीज के फेवर में नहीं है, तो आयरलैंड में इसी बात की लड़ाई है। अब कैथोलिक लोग नो डाउट यार रेजिस्ट करते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी फेवर में नहीं है ब्रिटेन के साथ ज्वाइन करने के, लेकिन प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि भैया हमको तो ब्रिटेन के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये ना कुछ कुछ रशिया यूक्रेन वाला जो अभी मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा, ये रशिया कह रहा है कि नाटो जो है अपना बॉर्डर्स एक्सपांड कर रहा है, यूक्रेन ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, कहता था कि हमको नाटो के साथ जाना है। रशिया इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहा है कि क्यों जाना है भाई, तो वो ना बीच में एक युद्ध सा क्रिएट हो रखा है। अभी आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो वैसे यहाँ पे भी सिनेरियो कुछ वैसा ही है कि आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं मैं ब्रिटेन के साथ जाना है। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, और वही जो कैथोलिक लोग हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं जाना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स को पीछे से सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बेटा इनकी रिवॉल्ट्स को दबा दो। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आयरलैंड के जो कैथोलिक लोग हैं वो हार जाते हैं लड़ाई, और 1801 में 1801 में आयरलैंड को भी जबरदस्ती यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, और जो नए सिंबल्स होते हैं ब्रिटेन के वो क्या है? ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, यानी ऐसा होगा, आपने देखा होगा ब्रिटिश फ्लैग को इस तरीके से होता है। ठीक है, यूनियन जैक है ना। नेशनल एंथम इनका गॉड सेव अ नोबल किंग। ठीक है, और इंग्लिश भाषा को यहाँ पे पूरी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, बेचारे जितने लोग यहाँ पे ब्रिटेन का हिस्सा बने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बेटा मतलब बस फोर्सफुली लाए गए। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो अपने आप में बहुत अलग सा है, तभी कहते हैं ना कि इसकी हिस्ट्री बाकी जैसी नहीं है। चलिए, अब आता है आपका आखिरी सवाल, यानी व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन द बाल्कन्स, कि भैया बाल्कन्स में नेशनलिस्ट टेंशंस यहाँ पे क्यों एमर्ज की। देखो बहुत सिंपल लास्ट क्वेश्चन है। देखो जो सबसे सीरियस सोर्स ऑफ आपका नेशनलिस्ट टेंशंस था यूरोप में 1871 के बाद, वो था आपका बाल्कन क्षेत्र। अब अगर आप बाल्कन क्षेत्र को देखेंगे ना, तो बाल्कन बेसिकली वो इलाका है जो बाल्कन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, रिसोर्सेज यहाँ पे काफी हैं, बट प्लस इसके साथ साथ पावर की बैटल है, पावर का बैटल। ठीक है, बाल्कन का अगर आप नक्शा देखोगे, मैप देखोगे, तो बाल्कन का काफी हिस्सा ओटोमन साम्राज्य यानी ओटोमन किंगडम के पास आता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम डोमिनेटेड एम्पायर है, और बाल्कन्स में रहने वाले जो लोग हैं मैक्सिमम क्रिश्चियन समाज के, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। तो पहला दिक्कत तो यहाँ धर्म का है कि भैया हम मुस्लिम्स के अंडर कैसे रहे, हम नहीं रह सकते। दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जितने भी आपके ये जो लोग रहते हैं बाल्कन क्षेत्र में, इनको हम स्लाव कहते थे, SLAV, स्लैव्स। क्या बोलते थे इनको हम? स्लैव्स। ठीक है, स्लाविक नेशनलिटीज। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, तो इट्स अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन, जहां पे आज के जमाने के कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, जिनके रहने वाले लोगों को यहाँ पे ब्रॉडली क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? स्लाव। अब इन स्लाव्स के साथ दिक्कत ये है कि ये इनका मानना था कि हमारे ऊपर कब्जा किया गया है, किसी जमाने में हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र थे, और जबरदस्ती फोर्सफुली हमारे ऊपर कब्जा जमाया गया। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इनका मानना था। अच्छा, अब मजे की बात क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ना दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि ये चाहते हैं कि हम ओटोमन साम्राज्य से अलग होकर के इंडिपेंडेंट हो जाएं। अब इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, अच्छी बात है यार, आप इंडिपेंडेंस गेन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये भी थी कि ये लोग क्या करते थे, आपस में बहुत जलते थे। यानी मान लीजिए कि जो क्रोएशिया वाले, बोस्निया वाले चल रहे हैं, ये ग्रीस वाले, मसेडोनिया वाले चल रहे हैं, ये इधर से इससे जल रहे हैं,
और हर एक के दिमाग में एक शैतानी खुराफाती आइडिया ये भी था कि एक बार बेटा हमें स्वतंत्र होने दो, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा करके ना अपनी पावर बढ़ा लेंगे। तो स्वतंत्र होने तक तो दिक्कत नहीं आती, इंडिपेंडेंस की फाइट करना बुरी बात नहीं है, सबको इंडिपेंडेंट होने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन दिक्कत तब आई जब ये स्टेट्स आपस में बहुत जेलस थे, आपस में एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। तो सारा खेल पावर का है यहाँ पे। अब देखो इसको थोड़ा समझाऊंगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा उस पर आऊंगा आपके। अब इन सब में अगर आप देखोगे एक शैतान छुपा हुआ है और वो डीमन है रशिया। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शैतान वो है जो यूरोप के काफी हिस्सों पे कब्जा करना चाहता है। ऐसा नहीं कि भैया तुम लोग देखो, तुम्हारा प्यार है रशिया के लिए, मुझे पता है उस बारे में, लेकिन देखो प्यार अपनी जगह और पॉलिटिक्स अपनी जगह, बात सब कुछ अपना अपना बैलेंस है, ठीक है। बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर रशिया हमारा प्यार है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो अब देखोगे तो द पॉइंट इज कि रशिया यहाँ पे ना शैतानी दिमाग लगा रहा है, बहुत शैतानी दिमाग लगा रहा है। और इसके शैतानी दिमाग को ना ब्रिटेन अभी समझ नहीं पा रहा है। ब्रिटेन अपना बिजी है यार, उसके पास काम धंधा इतना ज्यादा है, इधर उधर कॉलोनाइजेशन करना, व्यापार करना, है ना, पैसे कमाना, ब्रिटेन इन सब में बिजी है। रशिया पावर गेम का सिकंदर बनना चाहता है, ठीक है, सिकंदर जिसको कहते हैं, ठीक है। रशिया क्या करता है, रशिया दिमाग लगाता है। अच्छा पहले रशिया ब्रिटेन से भी कहता है यार क्या कर रहे हो तुम, बताओ ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य, बताओ क्रिश्चियनों पे जाति कर रहा है ये, है ना, क्रिश्चियंस के ऊपर ये देखो कितना जुल्म ढा रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहो। ब्रिटेन कहता है अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, ठीक है। अच्छा रशिया जो है ना, रशिया के साथ एक और दिक्कत है। रशिया अगर आप देखोगे तो कुछ 2-3 सीज ऐसे हैं, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ऐसा समझो कि जो आपका इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल तुर्की के पास जो है ना, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ आप कह सकते हो ओटोमन एम्पायर था। इस्तांबुल वो जगह है जहां पे एक समुद्र का एक पार्ट है, एक सी जाती है बॉस्फोरस सी करके। बॉस्फोरस सी की खासियत पता है आपको क्या है? बॉस्फोरस सी एक ऐसा समुद्र है जो कि इसका पार्ट एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में पड़ता है। यानी अगर आपने यहां पे कंट्रोल कर लिया तो आपका एशिया में घुसना बहुत ईजी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो रशिया का बैक ऑफ द माइंड है ना, वो यही है कि इसको कंट्रोल जमाना बहुत जरूरी है। बट इसको कंट्रोल आप तब कर पाओगे ना जब ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करोगे। कैसे करोगे? फूट डलवा के, लड़ाई लगवा करके, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो आपके स्टेट्स है ना, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाव जनजाति, इनमें ना इनको भड़काना स्टार्ट करता है। कहता है यार तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, एक काम करो तुम लोग चलाओ ऑल स्लाव मूवमेंट। तो सर्बिया को ये अपना मोहरा बनाता है। सर्बिया, सर्बिया आपको देश दिखाई दे रहा है, सर्बिया को अपना मोहरा बनाता है, कहता है ना चमचा बनाता है, सर्बिया में भड़काता है। कहता है एक काम करो यार, तुम ये जितने स्टेट्स हैं ना इनको भड़काओ, इनमें चलाओ एक ऑल स्लैव मूवमेंट। ऑल स्लैव मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें सबसे पहले तो ऑटोमन से बिल्कुल अलग होना है, ऑटोमन से बिल्कुल दूर होना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और आप देखोगे रशिया बैक एंड पे मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहा है इनको, लड़ाई झगड़ा भी करवा रहा है ना, इस तरीके से चीजें हो रही है। फिर जब ब्रिटेन का ध्यान जाता है यार ये तो बड़ा मसला कर दिया इसने बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई, तब ब्रिटेन धीरे धीरे करके इसमें एंटर करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा तो मैंने आपको बताया ना कि लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब जो रोमांटिक आइडियाज यहाँ पे स्प्रेड हुए, राष्ट्रवादी आइडियाज स्प्रेड हुए, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये जो स्टेट्स हैं ये ऑटोमन एम्पायर से टूटने लगते हैं। मैंने कहा ना रशिया का बैकएंड सपोर्ट है पीछे से, ये आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, स्टेट्स अलग अलग हो रहे हैं, और जितने स्टेट्स यहाँ पे अलग होते जाते हैं ऑटोमन एम्पायर उतना ज्यादा वीक पड़ता जाता है, उतना ज्यादा वीक पड़ता जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो ऑटोमन एम्पायर है उसने ट्राई किया था खुद को स्ट्रॉन्ग करने का, मॉडर्नाइजेशन किया उसने, यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफी लिबरल चॉइसेस भी दिए, काफी उनके लिए बेहतर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। वन बाय वन जितने भी इसके यूरोपियन नेशन जो इसके कब्जे में आते थे वो धीरे धीरे करके इसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, डन। चलिए अब जो बाल्कन्स थे वो कहते थे यार, उनका इंडिपेंडेंस का क्लेम क्या था, देखो बहुत सिंपल है, वो कहते थे यार कि उन्होंने कहा कि जो हमारी हिस्ट्री इतिहास है, इतिहास में हम लोग एक जमाने में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है कि जो बड़ी बड़ी फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने हम पे आके कब्जा जमा लिया है, और इसलिए हमारा अधिकार है कि हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे रशिया जो है अलग अलग तरीके के आंदोलन भड़का रहा है, मूवमेंट्स भड़का रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो है ना इस पे मतलब ध्यान बहुत बाद में जाता है, बहुत बाद में जाता है, ठीक है, जब तक कहानी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अच्छा एक और कंसेप्ट है बर्लिन कांग्रेस का। बर्लिन कांग्रेस में यहाँ नहीं समझाऊंगा बिकॉज आपके चैप्टर में नहीं है। बर्लिन कांग्रेस समझ जाओ एक ऐसी पंचायत थी जो कि इसलिए बुलाई गई थी जहां पे जो ये इसका मसला है बाल्कन्स वाला, इसको थोड़ा सॉल्व किया जा सके, लेकिन उसका जो आप कह सकते हैं आउटकम था बहुत पॉजिटिव निकला नहीं था, ठीक है। मैंने आपको एक और आपको बात बताई थी कि ये जितने भी आपके ये बाल्कन रीजन के जो कंट्रीज हैं, इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसको ऑस्ट्रिया भी का भी डोमिनेंस है उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो बर्लिन कांग्रेस हुआ था ना, एक बड़ी सी पंचायत आप समझ लो इन्हीं कंट्रीज की, उसमें बहुत कुछ जो है ना ओटोमन और ऑस्ट्रिया दोनों के फेवर्स में नहीं था।
तो बहुत ही अच्छा डिसीजन आप कह सकते हैं वहां पे नहीं लिया गया था, ठीक है, जिसके बाद से टेंशन जो है ना और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे देश है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े पावर्स भी यहाँ पे कूदना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर्बिया किसका चमचा था, सर्बिया चमचा था रशिया का, और सर्बिया सारा जो है ना भड़का रहा है, भड़काऊ काम कर रहा है पूरे पूरे वहां पे, ठीक है, मूवमेंट लगवा रहा है, आतंकवादी चीजें करवा रहा है वहां पे, है ना, लड़ाई झगड़े करवा रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है बाल्कन का, ये इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है कि यहाँ पे हर जगह ना छोटी 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 वॉर्स हो रही, छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही, खतरनाक लड़ाइयां चल रही। अच्छा, अब क्या होता है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो जो 1912 और 13 का समय था ना, इस पूरे रीजन में बहुत युद्ध चल रहे थे, इसको आप बाल्कन वॉर्स कहते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा युद्ध चल रहे थे, कहते हो बाल्कन वॉर्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जो सर्बिया है, सर्बिया मैंने आपको बताया ना अभी, तो इसमें दिक्कत तो चल ही रही है, रशिया इनको भड़का रहा है खतरनाक तरीके से, रशिया इसका बॉस है। अभी क्या होता है कि कुछ हिस्सा देखो, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया मैंने आपको बताया ना, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फ्रांस फर्दिनांद, ठीक है, तो फ्रांस फर्दिनांद को कहा जाता है कि आप एक काम करिए, इस क्षेत्र में जाइए, सर्बिया वाले रीजन में, और थोड़ा जा करके अपना धौंस जमा के आइए ताकि ये लोग थोड़ा शांत रहें। अब फ्रांस फर्दिनांद एक बेवकूफी करता है, पता है क्या बेवकूफी करता है, वो सर्बिया जो है चला जाता है बिना किसी खास प्रोटेक्शन के, डन। तो सर्बिया में जैसे वो पहुंचता है तो इसको क्या करता है, इसको मारने का अटेम्प्ट किया जाता है, इसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया जाता है। तो पहली बार तो आदमी बच जाता है, इसके गार्ड्स बचा लेते हैं। इतना मूर्ख आदमी था यार कि दोबारा अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने निकल जाता है शाम में, तो वहां पे मार्केट में इसको बाजार में गोली मार दी जाती है। जहां गोली मारी जाती है वहां से दंगा और भड़का। अब जहां गोली मारी गई भैया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को गोली मार दी गई, बड़ी बात हो गई। तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि अब तो हम सर्बिया की बैंड बजाएंगे, बहुत हो गया। तो सर्बिया से बोला कि बेटा या तो तुम आके चुपचाप माफी मांग लो, उस आदमी को पेश कर दो जिसने ये सब कांड किया, उसको हम पनिश करेंगे। अब ऐसा हुआ नहीं, सर्बिया अलग चौड़े में घूम रहा है, कह रहा है हमारा हमारा तो बॉस रशिया है भैया, हम काहे को डरे। तो अब क्या होता है कि भैया ठीक है, अब रशिया के पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं, अगर वर्ल्ड स्केल पे आपको डोमिनेंस दिखाना है तो अब आप तो आगे आना पड़ेगा। तो रशिया जो है कहता है ठीक है, हम सर्बिया का सपोर्ट करेंगे। अब जहां ऑस्ट्रिया को ये बात पता चलती है, ऑस्ट्रिया तुरंत पहुंचता है कहां पे, जर्मनी वाली साइड पे, जर्मन एम्पायर के पास, कहता है भैया अब तुम हमारी सपोर्ट करो, हमारा तो बात हुई थी पहले, मिलिट्री एग्रीमेंट्स थे हमारे भैया कि तुम हमारा सपोर्ट करोगे। अब मजे की बात आपको पता है क्या यहाँ पे, कि जो जर्मनी और रशिया के राजा है ना, वो कजन ब्रदर्स हैं, और उनका रिलेशन आपस में बहुत बढ़िया रहा था, ठीक है, कजन ब्रदर्स लोग हैं, अपना रिलेशन का बहुत बढ़िया रहा था, और मतलब ऐसा नहीं था कि वो युद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो जर्मनी लेकिन हवाबाजी करने के चक्कर में क्या है कि अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर देता है ऑस्ट्रिया को। रशिया के राजा को बात पता चलती है, तो रशिया का राजा भेजता है, अपना दूध भेजता है, मैसेंजर भेजता है, जाओ पता करके आओ बात सही है क्या। फिर ये हवाबाजी करते हैं यार, जर्मनी वाले कहते हैं हाँ बात बिल्कुल सही है, तो बस वहीं पे जो है सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। अब देखो ब्लॉक्स तो बनी गए, एक जर्मनी वाला ब्लॉक हो गया, ऑस्ट्रिया वाला ब्लॉक हो गया, इधर रशिया खड़ा हुआ है। अब एक व्यक्ति ऐसा है, वो है ब्रिटेन। अब सब लोग सोच के बैठे कि ब्रिटेन जो है किसके साइड जाएगा। ब्रिटेन लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पहली बात तो ब्रिटेन का अपना वो सब चल रहा है। अच्छा, ब्रिटेन ने एक चीज और कही थी कि ब्रिटेन ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्रिटेन किसको संरक्षण दे रहा था, इधर बेल्जियम को। आपको याद होगा नीदरलैंड वाला साइड, बेल्जियम वाला साइड, बेल्जियम नहीं, पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था, तो बेल्जियम के आसपास आप देखोगे फ्रांस भी है, नीदरलैंड्स भी है, सब कुछ है, ठीक है, बॉर्डर्स पे बैठा है। तो बेल्जियम को थोड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ था ब्रिटेन के साइड से, तो ब्रिटेन ने कहा तुम बेल्जियम को छेड़ो मत, हम नहीं कूदेंगे। अब दिक्कत ये कि अगर आपको फ्रांस में जाना है, घुसना है, उधर अटैक अटैक करना है, तो आपको बेल्जियम का एयर स्पेस यूज करना पड़ेगा, बेल्जियम के ऊपर से होके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या बेल्जियम को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, डन। अब यहां पे क्या होता है कि जहां बेल्जियम पे थोड़ी सी आंच आती है, ब्रिटेन कूद जाता है किसके साइड से, रशिया वाले साइड से। और फिर आप देखोगे धीरे धीरे करके क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध, उसकी शुरुआत यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी यार बाल्कन्स की कहानी, एंड आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, शायद 1.25 घंटे का, लेकिन द होल ऑब्जेक्टिव इज कि बाल्कन आपको समझ में आना चाहिए कि बाल्कन का जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। और आज भी कहा जाता है कि बाल्कन का जो प्रॉब्लम है ना, उसको वर्ल्ड में शायद बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो सही तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये बाल्कन का सिस्टम, कि बाल्कन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नंबर 1, ये एक जोग्राफिकली भी बहुत वेरिड रीजन है, प्लस यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो एथनिसिटी यानी जो उनका कल्चर वगैरह वो भी काफी डिफरेंट है, उनकी भाषा है, उनका बोलने चालने का तरीका। इन पे कब्जा जमा के बैठा है ऑटोमन एम्पायर, जिससे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेट्स आपस में जलस होते हैं, बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, और ये चाहते हैं कि एक बार ये इंडिपेंडेंट हो गए तो एक दूसरे के ऊपर कब्जा जमा लेंगे। इसी का फायदा जो है बड़ी बड़ी पावर्स उठाती हैं, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और जब ये पावर्स इस पूरे सिनेरियो में कूदती हैं तो ये बैटल इतना बड़ा हो जाता है बेटा कि ये बाल्कन वॉर्स में तब्दील हो जाता है 1912 1913 में, और फाइनली एंड ऑफ द जिसका इस पूरे गेम का जो एंड है वो रिजल्ट करता है आपके वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहां पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।
तो ये थे आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। उम्मीद है मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर, है ना। तो 1-1.25 घंटे का लेक्चर है, आप इसको 2x पे करके देख सकते हो, 1.5x पे करके देख सकते हो। तो कुछ अच्छी बातें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। एंड इसी के साथ एंड अप करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे पीवीएंस। मुलाकात होगी आपसे अगली बार एक अगले चैप्टर के अंदर, एक अगले सोल्यूशन के अंदर। मैं ट्राई करूंगा इस अगले सोल्यूशंस को और थोड़ा शॉर्ट करने का। बस हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा होता है यार कि हिस्ट्री में ना लंबे हो जाते हैं आंसर्स के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। बस यही ऑब्जेक्टिव था मेरा, ठीक है। सो बस मुलाकात करते हैं आपसे बच्चे, और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा एकदम फोकस के साथ, बढ़िया तरीके से। मैं मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू गाइस एंड टेक केयर एवरीवन। बट चलो दैट्स ऑल, मैं जा रहा हूँ भाई, समोसे वमोसे खाऊंगा, थोड़ा बोल बोल करके थोड़ी भूख लग गई है। तुम लोग भी जाओ, गरम समोसे खाओ, गरम हलवा खाओ, जो खाओ, लेकिन पढ़ाई ओपी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, लव यू पीवीएंस, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।